ठीक है, ये जो हम लोगों ने कल लेक्चर किया था उसके क्वेश्चंस हैं, उसका पहले रिवीजन कर लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। ठीक है, ओके तो पहला वाला स्टेटमेंट जो होगा वो सही होगा, बिकॉज आर्टिकल नंबर जो 129 है वो बताता है कि सुप्रीम कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। एक सेकेंड, ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आर्टिकल नंबर 129 ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब इसके जो भी जजमेंट्स ऑर्डर्स ये सब प्रिजर्व किए जाते हैं एंड इट कैन पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। ये दो मतलब हैं उसके। CJI इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, अपॉइंटमेंट होती है बाय द प्रेसिडेंट। सुप्रीम चाहे वो CJI हों, चाहे अदर जजेस हों या फिर हाई कोर्ट के जजेस हों, सबकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ओथ दिलवाता भी नहीं कोई प्रेसिडेंट, लेकिन हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको ओथ गवर्नर दिलवाता है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ ओनली एडवाइजरी जुरिसडिक्शन एंड नो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। दिस इज़ रॉन्ग, बिकॉज एडवाइजरी भी है अंडर आर्टिकल नंबर 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ओरिजिनल भी है अंडर आर्टिकल नंबर 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एवरी हाई कोर्ट हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। हर हाई कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर है। जुडिशियल रिव्यू का पावर, एवरी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स। हाई कोर्ट सुपरवाइजेस सबऑर्डिनेट कोर्ट्स विद इन देयर जुरिसडिक्शन। ऑलराइट, अब पहली बात तो ये पहला सही है। ठीक है, सब हाई कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू, यानी कि वो रिव्यू कर सकते हैं किसी भी लॉ को या फिर कोई भी इस तरीके का कानून बना है उसको रिव्यू करने की पावर है। हाई कोर्ट्स कैन इशू रिट्स ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स। सिर्फ मौलिक अधिकार के लिए हाई कोर्ट्स रिट इशू कर सकते हैं? नो, लीगल राइट्स को भी इन्फोर्स करने के लिए इशू कर सकते हैं। हाई कोर्ट्स सुपरवाइज सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स विद इन देयर जुरिसडिक्शन, बिल्कुल उनको सुपरवाइज करने का काम होता है। अब कल एक क्वेश्चन था, आई थिंक आप में से काफ़ी लोग पूछ रहे थे उस टाइम पे, मतलब क्लियरली शायद आपने पूछा नहीं है, फिर मैंने ऑब्जर्व नहीं किया। दैट वाज जो कोई तो क्वेश्चन था 1929, अभी स्क्रीनशॉट उसका मैंने यहाँ पर अटैच नहीं किया, लेकिन कोई तो UPSC वाला क्वेश्चन था, आई थिंक 19 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, कल का। वैसे तो मैंने करेक्ट कर दिया था, जो PDF आप लोगों को मिली होगी जो लोग बैच में हैं बस उसमें मैंने करेक्ट कर दिया था, लेकिन वो वहाँ पे जो स्टेटमेंट था दैट वाज कि हाई कोर्ट के पास पावर होती है अपने जजमेंट को रिव्यू करने की जितनी की सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। तो देखो, हाई कोर्ट के पास पावर होती है, जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है और अपने जजमेंट या ऑर्डर को रिव्यू करने की पावर होती है, लेकिन ठीक है, लेकिन इक्वल पावर एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट से अगर हम कंपेयर करें तो इक्वल पावर नहीं है। यानी कि पावर है हाई कोर्ट के पास टू रिव्यू, ऑलराइट, लेकिन इक्वल पावर नहीं है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। ऑलराइट, जैसे कि आर्टिकल नंबर 137 में हम देखते हैं तो हमें उसमें उससे पता चलता है कि जुडिशियल रिव्यू भले लिखा नहीं है वहाँ पे, लेकिन है तो वही जुडिशियल कि भाई सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है चीज़ों को, हाई कोर्ट भी कर सकता है, लेकिन एज सच सुप्रीम कोर्ट की इक्वल पावर नहीं है। तो इसलिए वो दूसरा वाला स्टेटमेंट वहाँ गलत होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज़ द हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट। Session courts here criminal cases at the district level. The appointment of district judges is done solely by the governor. सिर्फ गवर्नर के द्वारा अपॉइंटमेंट की जाती है बाय दी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस। बताइए, तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है एंड दूसरा भी सही है, क्योंकि हमें पता है कि जो सेशंस कोर्ट है कुछ अलग नहीं होती है, बल्कि क्रिमिनल केसेस के लिए जो बैठती है उसी को ही हम बोलते हैं क्या? उसी को ही हम बोलते हैं सेशंस कोर्ट। ओके, and appointment of district judge is done solely by the governor. This is wrong because हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद किया जाता है। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बिकॉज हाई कोर्ट की भी कंसल्टेशन चाहिए। और किसको डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट किया जा सकता है? जिसको एटलीस्ट 7 ईयर्स का, 7 साल का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। एटलीस्ट जो एक्सपीरियंस है वो 7 साल का होना चाहिए, ठीक है, जुडिशियल कैपेसिटी में। ऑल राइट, फोर्थ, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इन डिस्प्यूट्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जब भी इस तरीके का डिस्प्यूट होता है केंद्र और राज्य के बीच में या राज्यों के बीच में, तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अपील किया जा सकता है इनके जो यहाँ पर अफेक्टेड पार्टीज़ हैं उनके द्वारा, एंड वो एक्सक्लूसिव नेचर का है। दैट मीन्स कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही ऐसे मैटर से डील कर सकता है, कोई हाई कोर्ट या फिर कोई और ट्रिब्यूनल वगैरह डील नहीं कर सकती है। High courts can hear appeals against decisions of the Supreme Court. Yes, it can hear. Supreme Court is the final interpreter of the Constitution. Answer option number D, 1, 2 and 3. Last question ये रहा,
जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड थ्रू इम्पीचमेंट. हाई कोर्ट जजेस have security of tenure. Subordinate court judges are appointed by the Supreme Court. So subordinate court judges are appointed by the Supreme Court. अब मैं तीसरे से स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पर डाउट हो सकता है आ जाए कि इम्पीचमेंट होता है नहीं होता है, क्योंकि इम्पीचमेंट तो ऑफिशियली है, जो वर्ड यूज़ किया जाता है प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए यूज़ किया जाता है, क्या जजेस के रिमूवल को भी इम्पीचमेंट बोलते हैं? तो कोई नहीं, बाकी स्टेटमेंट दिए उनसे स्टार्ट कर लो. सबऑर्डिनेट कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज हमें पता है सबऑर्डिनेट कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है, सबकी थोड़ी ना अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करेगा. सुप्रीम कोर्ट का कर दिया, हाई कोर्ट का कर दिया, अब नीचे वाले कोर्ट का गवर्नर देखेगा. तो तीसरा अगर गलत हो गया तो अपने आप एक और दो और सही हो गया, सिंपल. और कल भी हमने देखा था यूपीएससी में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था जहाँ पर जो जजेस हैं उनके रिमूवल के लिए वहाँ पर इम्पीचमेंट टर्म यूज़ किया गया था, ठीक है. एंड दिस दे हैव सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, और इन सब की जो सैलरी है, जैसे जजेस की जो सुप्रीम कोर्ट की सैलरी है वो चार्ज एक्सपेंडिचर ऑफ कंसुलेट फंड ऑफ इंडिया से आता है, और हाई कोर्ट जजेस की अगर बात करेंगे तो चार्ज एक्सपेंडिचर ऑफ कंसुलेट फंड ऑफ स्टेट से आता है ना. तो सैलरी वहाँ से निकलती है आपकी, बिकॉज दैट इज़ नॉन वोटेबल पार्ट ऑफ द बजट ना. अब यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले पंचायत, ठीक है. पंचायत का एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ पहले वो हमें समझने की ज़रूरत है. बाकी ये पिरामिड बना हुआ है ये तो फिर आप समझ जाओगे कि क्या है. देखो, सबसे पहले तो 1957 में 1957 में एक बलवंत राय मेहता कमेटी बनती है जिसने रिकमेंडेशन दी, जिसने सुझाव दिया कि एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हर राज्य में लागू होनी चाहिए, ठीक है. ग्राम पंचायत होना चाहिए विलेज लेवल पे, यानी कि गांव लेवल पे होना चाहिए. ब्लॉक लेवल मतलब कि हो गया, आप ऐसे समझ लो कुछ गांव मिला के, ठीक है, कुछ गांव मिला के वो ब्लॉक लेवल बन जाता है. पंचायत समिति होना चाहिए, ठीक है. आपने सुना भी होगा ब्लॉक प्रमुख, सुना आपने नाम ब्लॉक प्रमुख कौन होता है? इस पंचायत समिति का चेयरमैन होता है, ठीक है. आपने सुना होगा सरपंच जी ग्राम पंचायत के चेयरमैन होते हैं. पंचायत समिति के चेयरमैन होते हैं हमारे ब्लॉक प्रमुख होते हैं, ठीक है. और जिला प्रमुख होते हैं जिला परिषद, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारी पंचायतों का ये सब कुछ देखता है, दैट इज़ कॉल्ड एज जिला परिषद, ठीक है. तो इस तरीके का त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है स्थापित करने की बात कही थी, रिकमेंडेशन दी थी किसने? बलवंत राय मेहता कमेटी ने, जो कि 1957 में बनती है. 1957 में इसका गठन होता है और ये रिकमेंडेशन देती है, ठीक. इस कमेटी के बाद डेवलपमेंट ये होती है कि राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज लागू कर दिया जाता है, ठीक है. पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को, यानी कि जब इनकी कमेटी की रिकमेंडेशन आई उसके 2 साल बाद लागू कर दिया जाता है. आंध्र प्रदेश में भी उसके बाद लागू हो जाता है. तो राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट तो सबको पता होता है ऑलमोस्ट, लेकिन आंध्र प्रदेश सेकंड कहाँ पे लागू हुआ था ये नहीं पता होता है लोगों को. तो सेकंड स्टेट वॉज दी आंध्र प्रदेश ना. अब 2 अक्टूबर को ही क्यों किया गया? तो रिकॉल करो, जब कौन सा आर्टिकल मैंने आपको बताया था विच टॉक्स अबाउट दी फॉर्मेशन ऑफ पंचायत और स्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत. कौन सा अनुच्छेद था जो पंचायत के स्टैब्लिशमेंट की बात कर रहा था, स्टेट को डायरेक्शन दे रहा था? तो दैट वाज आर्टिकल नंबर 40, अनुच्छेद नंबर 40 था, जो स्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत का डायरेक्शन दे रहा था स्टेट को, ठीक है. तो कहीं ना कहीं वो स्टेट वही तो करने का प्रयास कर रहा है. आर्टिकल नंबर 40 में या फिर पूरे पार्ट नंबर 4 में जो भी चीज़ लिखी हुई है स्टेट को डायरेक्शन दिए हुए, कोई ऐसा मैंडेटरी तो है नहीं कि नहीं करना ही करना है, कोई जस्टिसेबल तो है नहीं वो, लेकिन डायरेक्टिव्स मिले हुए हैं कि आपको ये करना है एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए. तो आर्टिकल नंबर जो 40 है, अनुच्छेद नंबर जो 40 है, उसी में लिखा हुआ है. और वो हमने पढ़ा था एक गांधीयन डीपीएसपी है ना. क्यों? क्योंकि गांधी जी बहुत ज़्यादा इसके पक्ष में थे कि लोकल गवर्नेंस होनी चाहिए, लोकल लेवल पे भी गवर्नेंस होनी चाहिए. जैसे एक यूनियन बैठा हुआ है, केंद्र सरकार बैठी हुई, एक राज्य सरकार बैठे हुए, एक लोकल गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, ठीक है. एक स्थानीय सरकार भी होनी चाहिए, ऐसा गांधी जी का सुझाव था. तो इसीलिए गांधी जयंती को इसको लागू किया गया 2 अक्टूबर 1959 को. अब आते हैं अशोक मेहता जी. 20 साल बाद 1957 से 1977 में अशोक मेहता जी की कमेटी के रिकमेंडेशंस आते हैं और ये रिकमेंड करते हैं 2 टियर पंचायती राज सिस्टम, यानी दो स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का ये जो है सुझाव पेश करते हैं, जिसमें कि एक तो जिला परिषद होनी चाहिए मेन यूनिट और एक मंडल पंचायत होना चाहिए. अब इसके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल में समझना नहीं है, क्योंकि अभी करंट में 2 टियर नहीं चलता है, करंट में 3 टियर ही एट द एंड, अभी हम देखेंगे बाद में 3 टियर पंचायती राज व्यवस्था को ही लागू किया गया, जिसके रिकमेंडेशन बलवंत राय मेहता कमेटी ने दी थी. अशोक मेहता कमेटी ने 2 टियर पंचायती राज सिस्टम बहुत सारे रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन एक जो डिस्टिंक्ट फीचर होता है, डिस्टिंक्ट फीचर मतलब जब भी इस कमेटी के बारे में आपसे पूछना चाहेगा एग्जामिनर, तो इस चीज़ के बारे में ज़रूर वो मेंशन करेगा कि कौन सी कमेटी थी जिसने 2 टियर पंचायती राज सिस्टम के रिकमेंडेशंस दिए थे.
देन GVK राव कमेटी आती है, इट रिव्यूड द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन रिलेशन टू द वर्किंग ऑफ द पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज, प्रपोज जिला परिषद टू एक्ट एज नोडल एजेंसी फॉर डेवलपमेंट। इसने एक जिला परिषद स्टैब्लिश करने की बात कही और पंचायतों और नगर पालिकाओं में कामकाज के संबंध में संविधान के कामकाज की समीक्षा की गई इसमें। अब नगर पालिका क्या होती है, पंचायत में क्या अंतर होता है? तो पंचायत होती हैं जो गाँवों में और नगर पालिका होती हैं शहरों में। दीज आर दी रूरल लोकल गवर्नमेंट एंड दीज आर दी अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स। ओके। LM सिंघवी कमेटी आती है 1986 में। कई बार इन कमिटीज़ को सिर्फ ऑर्डर में ही अरेंज करने के लिए बोल देता है, तो ये ऑर्डर में ही लिखी हुई हैं सारी कमिटीज़। LM सिंघवी कमेटी, इट वॉज द फर्स्ट टू रिकमेंड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर द PRIs, दैट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की पहली सिफारिश की गई थी इस कमेटी के द्वारा कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने से होता ये है कि फिर हर राज्य के लिए कंपलसरी हो जाता है कि भाई आपको स्टैब्लिश करना ही करना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ लिखी हुई है, इसलिए करना ही होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी वो चीज़। अभी राजस्थान ने ही लागू किया था, अभी कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं आया था, ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके कुछ ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था। ओरिजिनली तो था ही नहीं, होता तो ये सब कमेटी का गठन थोड़ा ना करना पड़ता, ओरिजिनली तो था ही नहीं। लेकिन अभी तक ऐसा कोई अमेंडमेंट भी नहीं हुआ था कि जिससे ये मैंडेटरी कर दिया गया हो हर स्टेट के लिए कि आपको भी पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना है। तो यानी कि अपनी गुडविल से किया था राजस्थान और आंध्रा ने। ठीक है, ऑलराइट। तो LM सिंघवी पहली थी जिसने कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन की बात करी। एडवोकेटेड फॉर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ पंचायत, यानी पंचायतों की वित्तीय स्वायत्ता की वकालत की। फिर हम अभी देखेंगे स्टेट फाइनेंस कमीशन भी आगे चल के बनता है। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में भी वैसे अभी हमने पढ़ा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और वैसे कल देखते हैं कैसा क्या होता है। ठीक है, नहीं हुआ तो कल हम लोग MCQs कर लेंगे, है ना। सर आप मेरे यूट्यूब रिकैप में एक नंबर का, अच्छा मतलब अलग चलता रहता है ना कमेंट में, टाइप कर रहे हैं कौन सा सब्जेक्ट होगा अगला, सर आप क्या कर रहे हैं, सर आपकी एज क्या है, मतलब चल रहा है। यहाँ हम अपना लगे हुए हैं, वहाँ कमेंट में अलग चल रहा है। नहीं अगर कुछ पूछना भी होता है, ठीक है, अगला सब्जेक्ट क्या, तो शुरुआत या अंत में पूछ लिया करो। अभी टॉपिक से स्टिक रहा करो, टॉपिक से रिलेटेड डाउट डाल दिया करो। कुछ दिमाग में आ रहा है पंचायत को लेकर तो उसको डाल दिया करो, तो इससे आपका भी दिमाग खुलेगा, बाकियों का भी दिमाग खुलेगा। ठीक है, तो जो इधर उधर की चीज़ें होती हैं वो लास्ट के लिए बचा के रखा करो। एडवोकेटेड फॉर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, तो ये हमने पढ़ा नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हम करेंगे। और चलो पूछा था तो बता ही देता हूँ, अगला जो हमारा सब्जेक्ट होगा मोस्ट प्रोबेबली हिस्ट्री होगा वो। ठीक है, खैर। इट ऑल्सो एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द ग्राम सभा एंड कॉल्ड इट द एम्बोडिमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसने ग्राम सभा, इस समिति ने ग्राम सभा के महत्व पर भी जोर दिया और इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतीक बताया। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, अब आपको याद हो प्रीएम्बल जब पढ़ा रहा था तो वहाँ डेमोक्रेसी बताया था और वहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बताया था। अंतर क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, क्या बताया था? इंडिया में डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। कैसे? ऐसे कि जो भी कानून वगैरह बनता है, जो भी डिसीजन मेकिंग होती है, जो भी पॉलिसी मेकिंग होती है, कोई भी पॉलिसी वगैरह बनती है, तो क्या आपसे डायरेक्टली उस चीज़ को लेके वोट लिया जाता है? बताओ, इस चीज़ को लेके डायरेक्टली आपसे वोट लिया जाता है? कोई बिल पास होता है तो क्या आप वोट करते हो तब वो बिल एक्ट बनता है? नहीं। यानी कि हमारा डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं है। हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जाके बैठते हैं सदन में, हाउसेज में, और वो पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में। तो इनडायरेक्टली हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे क्या है? ग्राम सभा क्या होती है अभी हम देखेंगे। तो ग्राम सभा में ऐसे समझ लो जब गांव के लोग हैं तो वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नल लगना है कि नहीं लगना है, नालियों की सफाई हो गई, स्ट्रीट लाइट हो गई, ये सारी चीज़ों को लेके कौन डिसीजन ले रहा है? वो गांव के लोग ले रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट डेमोक्रेसी हुआ। तो इन्होंने इस चीज़ की बात करी थी, ग्राम सभा के महत्व पर भी जोर दिया था और इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतीक बताया था। न्याय पंचायत शुड बी स्टैब्लिश्ड फॉर अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस, गाँव के समूह के लिए एक न्याय पंचायत भी बननी चाहिए, ऐसा इनका कहना था। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो न्याय पंचायत का भी इन्होंने रिकमेंडेशन दिया। तो मैं आपको बता दूं, इसे न्याय पंचायत कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखी नहीं हुई कि नहीं न्याय पंचायत क्लस्टर ऑफ विलेजेस के लिए बनेगी। इनफैक्ट उसके लिए पंचायत समिति का गठन होता है, जो अभी मैंने आपको बताया था ब्लॉक प्रमुख। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल पे। थुंगॉन कमेटी और गडगिल कमेटी बनती है 1988 में।
टू एग्जामिन द रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन रूरल डेवलपमेंट, मेंबर्स एट ऑल 3 लेवल्स शुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड। इनका ये कहना था जो विलेज लेवल है, जो इंटरमीडिएट लेवल है और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, तीनों लेवल पे डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए। अगेन क्या ऐसा होता है? आंसर इज़ नो। अभी आप देखेंगे आंसर इज़ नो। ठीक है, क्या होता है अभी देखेंगे उसको। ठीक है, अभी रिकमेंडेशंस देख लें बस। टर्म शुड बी फिक्स्ड फॉर 5 years और रिजर्वेशन होना चाहिए SC ST और वेमेन के लिए। रिजर्वेशन की बात इन्होंने करी थी थुंगॉन और गडगिल कमेटी ने। ठीक है, अब 1988 हो गया, कमेटी बनती जा रही है, रिकमेंडेशन आते जा रहे हैं। फाइनली जाके 1992 में 1992 में 73वां संवैधानिक संशोधन होता है। इससे पहले भी कोशिश करी जाती है राजीव गांधी सरकार के द्वारा भी, ठीक है, लेकिन वो पास नहीं करवा पाते हैं। ठीक है, राजीव गांधी की जो गवर्नमेंट है वो भी कोशिश करती है, लेकिन वो पास नहीं हो पाता है बिल फाइनली, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो। लेकिन फाइनली 1992 में जब PV नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे, तो उस टाइम पे, है ना, अभी जब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स तो वहाँ देखेंगे 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था। उस टाइम पे भी PV नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी। ठीक है, खैर, तो मेड इट मैंडेटरी टू स्टैब्लिश पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बाय इंसर्टिंग पार्ट नंबर 9 आर्टिकल नंबर 243 to 243O। यानी कि क्या हुआ, 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ हमारे संविधान में और उसके थ्रू एक नया पार्ट, एक नया भाग संविधान में जोड़ा गया, भाग 9 पार्ट 9, और आर्टिकल नंबर 243 से 243O तक जोड़ा गया। पार्ट 9 और आर्टिकल 243 to 243O, इसने 11 शेड्यूल्स ऐड किया कि 11वां शेड्यूल ऐड किया। क्यों, कौन सा शेड्यूल ऐड हुआ? 11 शेड्यूल ऐड हुए कि 11वां शेड्यूल? तो 11वां शेड्यूल जो है 11 शेड्यूल इसने ऐड किया। अगर आपको रिकॉल हो पा रहा हो, जब हम शेड्यूल पढ़ रहे थे तब ये मैंने आपको बताया था कि शेड्यूल नंबर 11 73rd अमेंडमेंट से और शेड्यूल नंबर 12 74th अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। और इसमें टोटल 29 फंक्शनल आइटम्स हैं। फंक्शनल आइटम्स क्या होते हैं? फंक्शनल आइटम्स कुछ नहीं कि कहाँ कहाँ पे ये काम कर सकते हैं, जैसे लाइब्रेरी हो गया, वाटर हो गया, ड्रेनेज हो गया, तो ये फंक्शनल आइटम्स होते हैं जिन जिन चीज़ों को लेके ये काम कर सकते हैं, जिन चीज़ों को लेके ये डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। कौन? पंचायत, विच इज़ अ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। रूरल गाँव में है, लोकल लेवल पे सेल्फ गवर्नमेंट है, यानी कि खुद से डिसीजन ले रहे हैं, तो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अमेंडमेंट तो 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था? ये 24 अप्रैल 1993 को हुआ था। 24 अप्रैल को क्यों लागू हुआ था? इसलिए लागू हुआ था क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था इस दिन हम मनाते हैं? नहीं, क्योंकि इस दिन लागू हुआ था इसलिए हम पंचायती राज डे सेलिब्रेट करते हैं इस दिन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो ये चीज़ समझ में आई कि किस तरीके से बलवंत राय मेहता कमेटी ने बोला 3 टियर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, अशोक मेहता कमेटी ने 2 टियर पंचायती राज सिस्टम को बोला, LM सिंघवी ने पहली बार इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन की बात करी, ग्राम सभा की इंपॉर्टेंस के बारे में कि उसका डायरेक्ट डेमोक्रेसी में कितना रोल हो सकता है, और स्टेट फाइनेंस कमीशन के को लेकर मतलब इनडायरेक्टली उस चीज़ को लेकर भी पॉइंट आउट किया। ठीक है, एंड फाइनली फिर बाद में गडगिल एंड थुंगॉन कमेटी भी बनती है, लेकिन फिर जाके फाइनली 1992 में 73rd अमेंडमेंट होता है, 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। इनफैक्ट जो 74वां होता है, 74th होता है, वो भी 1992 में ही होता है, दोनों एक साथ ही होते हैं। ठीक है, और 73rd अमेंडमेंट ने क्या किया, क्या पार्ट नंबर 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को जोड़ा, संविधान में भाग 9 को जोड़ा। ठीक है, अब होता ये था कि पहले पार्ट 9 में कुछ और होता था, क्योंकि आपको ये लग सकता है ना कि सर जब हमारा संविधान बना था, ठीक है, तो उसमें तो 22 पार्ट थे, तो पार्ट नंबर 9 में भी तो कुछ लिखा ही होगा। अगर 9A होता, 9 का होता, 9A होता तो समझ में आता है। अच्छा, जैसे पार्ट 4 था तो फंडामेंटल ड्यूटी बाद में ऐड किया गया था, तो फिर हमने उसमें क्या कर दिया, पार्ट 4A कर दिया, है ना। उसी तरीके से यहाँ पर हमने पार्ट 9A क्यों नहीं किया? पार्ट नंबर 9 में तो कुछ पहले से होगा, बिल्कुल था, लेकिन उसको हटा दिया गया था, उसका मतलब कोई वैलिड था नहीं। ठीक है, उसमें था क्या कि अगर आपको याद हो कि शुरुआत में मैंने आपको कुछ बताया था, कुछ पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, पार्ट D, इस तरीके से कुछ बताया था मैंने आपको, जो कि अंडमान निकोबार की जो टेरिटरी थी उससे कुछ उसके एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन से डील कर रहा था, वो ओरिजिनली इसमें ये था। तो वो फिर नहीं रहा वो चीज़। ठीक है, क्योंकि जब वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 1956 में, याद हो अगर आपको, राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम आता है 1956 में, जिसने 14 राज्य, जिसने पहले वो पार्ट A, B, C, D का क्लासिफिकेशन ख़त्म कर दिया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश ने 14 स्टेट और 6 यूटीज़ को क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए पार्ट नंबर 9
में तो फिर कुछ रहा नहीं, तो इसलिए हमने पार्ट नंबर 9 में ही इसको ऐड कर दिया 73rd अमेंडमेंट के जो प्रोविजंस थे, ठीक है, 1992 में। क्लियर है? जो म्यूनिसिपैलिटी है उसके लिए फिर पार्ट 9A की आवश्यकता पड़ी, 9 का कर दिया हमने उसके लिए। 29 फंक्शनल आइटम्स हैं, 11 शेड्यूल में मेंशन्ड है, 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। यहाँ तक क्लियर है सभी को? किसी कोई डाउट? व्लॉग प्लैनेट बिल्कुल नहीं था, बाद में ऐड किया गया, ठीक है, 243 से 243O। ठीक है, सर इसमें अभी उस पे आ रहे हैं ना, अभी तो बस मैंने आपको बताया है कितने आर्टिकल हैं, अभी आर्टिकल पे भी आ रहे हैं। अभी आप देखोगे चाहे पार्ट नंबर 9 हो, चाहे 9A हो, चाहे 9B हो, सब 243 में ही ख़त्म हो गए हैं। 243 A B C D E F G इस तरीके से O तक पहुँचे, फिर म्यूनिसपैलिटी शुरू होगा, P से शुरू हो जाएंगे, Z तक जाएंगे, फिर कोऑपरेटिव आएगा, 9B आएगा, ZH से ZT तक चले जाएंगे, वो सब 243 में ही ख़त्म हो गए हैं। ओके, हाँ जी, पहले नहीं था कुछ। स्क्रीन साइज सही करो ऊपर से, ZZ तक जाएंगे। क्या ऊपर से स्क्रीन साइज सही करो? पगले वगले हो गया क्या? सही करो, सही तो है सब कुछ। चलो, आर्टिकल नंबर अभी आते हैं, आर्टिकल्स रिलेटेड टू पंचायत। सबसे पहला है आर्टिकल नंबर 243 जो डिफाइन करता है, डेफिनेशन देता है किसकी। याद करो, पार्ट नंबर 3 शुरू किए थे, स्टेट की डिफाइन कर रहा था पहला वाला ये आर्टिकल 12। याद करो पार्ट नंबर 4 जब स्टार्ट करे थे DPSP, तो पहला आर्टिकल 36 ही डेफिनेशन दे रहा था किसकी? स्टेट की। उसी तरीके से जब पंचायत को स्टार्ट करें तो डेफिनेशन किसकी दे रहा है? किसकी? स्टेट की? नहीं, ये डेफिनेशन दे रहा है जो जो भी चीज़ें मेंशन हुई हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंटली। जैसे विलेज का मतलब क्या है, ग्राम सभा का मतलब क्या है, पंचायत का मतलब क्या है, पंचायत एरिया का मतलब क्या है, ये सारे मतलब इसने यहाँ पर बताए हैं। सारे मतलब हमें समझने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ग्राम सभा का मतलब समझने की ज़रूरत है। ग्राम सभा मीन्स अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ persons registered in electoral rolls relating to a village comprised within the area of पंचायत at the village level। ग्राम सभा का अर्थ है गांव स्तर पर पंचायत क्षेत्र में शामिल किसी गांव की निर्वाचन सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से बनी संस्था। समझ में आ रही है आपको चीज़? तो ग्राम सभा में कौन कौन आ रहा है? ग्राम सभा में वो सारे लोग आ रहे हैं जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में लिखा हुआ है, जिनका नाम जो निर्वाचन सूची है यानी कि जो वोटर लिस्ट होती है उसमें उनका नाम है, यानी कि वो 18 से ऊपर है और वो वोट दे सकते हैं क्योंकि उनका वोटर लिस्ट में नाम है। वो सारे जिनके वोटर ID कार्ड बना हुआ है एक तरीके से, वो सारे लोग ग्राम सभा का हिस्सा होते हैं। ख़त्म बात, ठीक है? यही सब लोग ग्राम सभा की मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब आते हैं 243A में, कैसे क्या याद करना है वो सब याद हो जाएगा, अभी सिर्फ समझने पे ध्यान देना, ठीक है? ग्राम सभा में एक्सरसाइज सच पावर्स एंड परफॉर्म सच फंक्शंस एट विलेज लेवल एज द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में बाई लॉ प्रोवाइड। ग्राम सभा का मतलब डेफिनेशन 243 में दी हुई है। 243A में ग्राम सभा क्या उसके पास पावर है, क्या उसको फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, पावर्स एंड फंक्शंस वो दिए हुए हैं 243A में, 243 का में। और वो कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। जो जो पावर वो उसको देगा वही फंक्शंस पावर वो परफॉर्म करेगा। 243B कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, ठीक है? पंचायतों का गठन है यहाँ पर। देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी स्टेट पंचायत एट विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तीनों लेवल पे पंचायत का गठन होगा, यानी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन होगा। 3 टियर पंचायती राज सिस्टम विल बी इम्प्लीमेंटेड। किसने रिकमेंडेशन दिया था? रिकॉल करो, बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी, तो उनकी इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया गया कि 3 टियर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। क्या है 3 टियर पंचायती राज सिस्टम? विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत होगी, ब्लॉक लेवल पे यानी इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत समिति होगी। क्या है ब्लॉक लेवल?
कुछ गांवों से क्लस्टर ऑफ विलेजेस मिल के कुछ ऐसे मान लो कि 40-50 गांव मिला के एक हमने बोल दिया कि ये पंचायत समिति हो गई, और पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने पंचायत हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने पंचायत हैं उन सबको मिला के हो जाती है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायत, जिसको बोलते हैं जिला परिषद। इसमें होता है, इसका मुखिया होता है सरपंच, इसका होता है मुखिया ब्लॉक प्रमुख, इसका मुखिया होता है जिला प्रमुख। ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल नॉट टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन अ स्टेट हैविंग अ पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग 20 लाख। जहाँ 20 लाख से जनसंख्या कम है वहाँ इंटरमीडिएट लेवल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे, यानी वहाँ पंचायत समिति होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, तो उदाहरण के तौर पे जैसे आप ले लो गोवा, आप ले लो सिक्किम, ठीक है, यहाँ पर जो इंटरमीडिएट लेवल है उसको स्टैब्लिश करने की ज़रूरत नहीं, जहाँ पॉपुलेशन 20 लाख से कम है, यानी वहाँ पे सिर्फ विलेज लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत सी में दिया हुआ है, ऑल सीट्स इन पंचायत शैल बी फिल्ड बाय पर्सन चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। पंचायत की सभी सीटें प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरी जाएंगी। जो सीटें हैं सारी वो कैसे भरी जाएंगी? डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, सारी सीटें। लेकिन जो चेयरपर्सन है, जो चेयरपर्सन की सीट अगर हम बात करें तो चेयरपर्सन ऑफ अ पंचायत एट विलेज लेवल शैल बी इलेक्टेड इन सच मैनर एज द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट में बाई लॉ प्रोवाइड एट इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल थ्रू एन इनडायरेक्ट इलेक्शन। यानी कि जो चेयरपर्सन है वो ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसा चुना जाएगा, यानी कि जो ब्लॉक प्रमुख है और जो जिला प्रमुख है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुना जाएगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये होता है हर कोई जिसका वोटर लिस्ट में नाम है वो वोट नहीं डाल पाता है कि डायरेक्टली वोट डाल दिया। जो मेंबर्स हैं पंचायत समिति को, जिनको लोगों ने डायरेक्टली चुना है, ठीक है, पंचायत समिति के मेंबर कौन कौन होते हैं? तो जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी सरपंच लोग हैं सारे पंचायत समिति के वो मेंबर होते हैं, या फिर कोई उधर का मान लो ये अपने आप एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, मतलब अपने आप कोई जो सरपंच वगैरह वो मेंबर हो जाते हैं। कोई विधायक या सांसद है वहाँ का तो वो भी अपने आप ही पंचायत समिति का मेंबर हो जाता है। तो ये लोग चुनते हैं, वहाँ का जो चेयरमैन होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक प्रमुख, ठीक है, वो चुनते हैं। सेम गोज यहाँ पे जिला परिषद में भी इनडायरेक्ट तरीके से इलेक्शन होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव से, डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती। यहाँ पर ग्राम पंचायत में जनरली चेयरपर्सन जो होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन से ही चुना जाता है, लेकिन डायरेक्ट होगा इनडायरेक्ट होगा ये वहाँ की लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी, वहाँ का राज्य विधानमंडल डिसाइड करेगा। कई बार जब सवाल पूछा जाता है तो स्टेट लेजिस्लेचर की जगह वहाँ पर पार्लियामेंट दे दिया जाता है, तो वो गलत होता है। ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, डिसीजंस हैं विद रिगार्ड टू दी लोकल गवर्नमेंट, वो स्टेट का लेजिस्लेचर लेता है, राज्य का विधानमंडल लेता है वो, ठीक। देन 243D टॉक्स अबाउट द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, सीटों के आरक्षण की बात करता है। सीट्स आर रिजर्व फॉर SC ST इन प्रपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन, यानी कि जितनी वहाँ जनसंख्या है, जनसंख्या के हिसाब से SC और ST समुदाय के लिए वहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ पर सर जी मैं मेंबर हूँ, 3 लाख लिया था। अच्छा 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 अच्छा, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वेमेन। तो वेमेन के लिए रिजर्वेशन ना तो अभी तक लोकसभा में था, ना राज्यसभा में था, ना विधानसभा में था, ना विधान परिषद में था, ठीक। अभी तक सिर्फ लोकल गवर्नमेंट में था, यानी कि पंचायत और नगर पालिकाओं में था। सर BDC क्या होता है? BDC होता है जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होती है, उनके मेंबर को बोलते हैं BDC मेंबर, ठीक है। जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के एक तरीके से पंचायत समिति के जो मेंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं BDC, ठीक है। तो BDC के चुनाव सुना होगा तो इसी के लिए होते हैं, ठीक है, पंचायत समिति के जो मेंबर बनने के लिए। चलो तो ये चीज़ समझ में आई कि जो रिजर्वेशन है वो 2 लोगों को है, एक तो SC ST को और एक वेमेन को, ठीक है, ये कंपलसरी है देना। SC ST को उनके पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में, और वेमेन के लिए तो 1/3 सीट्स रिजर्व होनी ही चाहिए, इंक्लूडिंग द सीट्स रिजर्व फॉर द चेयरमैन लेवल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अभी आपको पता है 106 अमेंडमेंट के बाद 106वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ है उसके बाद लोकसभा और विधानसभा, ठीक है, लोकसभा और विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, इन दोनों में भी
रिजर्वेशन का प्रावधान 33% रिजर्वेशन का प्रावधान बना दिया गया है वुमेन के लिए, लेकिन इससे पहले सिर्फ यहीं पे होता था लोकल गवर्नमेंट में, और अभी भी यहाँ पर लागू नहीं, मतलब काइंड ऑफ एक्ट तो पास हो गया है, ठीक है, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, लेकिन ये लागू 2029 में जाके होगा कहीं, ठीक है। खैर 243 पे आते हैं, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, यानी पंचायतों का कार्यकाल। तो 5 साल का इनका कार्यकाल होगा, अनलेस डिजॉल्व अर्लियर बाय एप्लीकेबल लॉस। 5 साल तक रहेंगे मैक्सिमम, जैसे कि हमारा लोकसभा और विधानसभा रहती है मैक्सिमम 5 साल, अगर उसको पहले डिजॉल्व ना किया जाए तो वो पूरा 5 साल कंप्लीट करेगा। अब अर्लियर डिजोल्यूशन कैसे हो सकता है, तो लोकसभा में हमने क्या देखा था कि जो एग्जीक्यूटिव होता है, जो मिनिस्टर्स होते हैं, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लोअर हाउस, दैट इज़ लोकसभा। इसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं किसको, विधानसभा को, लेजिस्लेटिव असेंबली को। तो वो क्या कर सकते हैं, अगर इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित कर दें और सरकार अगर उसको बचा ना पाई, यानी कि बहुमत पेश ना कर पाई, तो जो है हाउस डिसॉल्व हो जाता है वो। यहाँ पे किस तरीके से डिसोल्यूशन होता है पंचायत में, ये किसको रिस्पॉन्सिबल होता है, तो पंचायत का जो डिसोल्यूशन होता है वो उस राज्य की लेजिस्लेचर करता है, स्टेट लेजिस्लेचर करेगा, समझ रहे हैं। जैसे मान लो कि यूपी में है, तो यूपी का जो लेजिस्लेचर है वो पंचायत को डिसॉल्व करने की पावर रखता है। क्यों और कब, तब जब उसको लगे कि पंचायत अपना काम ढंग से नहीं कर रही है, करप्शन में इन्वॉल्व है, फाइनेंसेस का ढंग से यूज़ नहीं कर रही है, ऐसे केसेस में पंचायत को डिसॉल्व किया जा सकता है 5 साल से पहले भी। और अगर 5 साल से पहले डिसोल्यूशन हुआ तो एक नई पंचायत का 6 महीने के अंदर आपको गठन करना ज़रूरी है। अगर चाहे 5 साल का टर्म पूरा होने को आया तो भी तो उससे पहले आपको कर लेना है, और अगर मान लो उससे पहले डिसॉल्व हो गया है तो डिसॉल्व होने से 6 महीने के अंदर आपको नई पंचायत का गठन कर लेना है, ठीक है। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 मंथ ऑफ डिसोल्यूशन डेट। 5 साल का पूरा हो रहा है तो 5 साल से पहले करके रखना है, लेकिन अगर बीच में डिसॉल्व हो गया तो उससे 6 महीने, अगले आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर आपको नई पंचायत का गठन करना है, और जो नई पंचायत का गठन होगा वो सिर्फ रिमेनिंग टर्म के लिए सर्व करेगी। दैट मीन्स कि अगर किसी पंचायत का डिसोल्यूशन 3 साल में हो गया है, ठीक, तो वो जो नई पंचायत का गठन होगा वो सिर्फ 2 साल तक सर्व करेगी बस। लेकिन पता चले कि जो डिसोल्यूशन हो गया है किसी पंचायत का और उसके 5 साल पूरा होने ही वाले थे, 6 महीने से कम का समय बाकी था, उस केस में इलेक्शन मैंडेटरी नहीं है कि 6 महीने के अंदर तुरंत करवाना ही है, और उस केस में फिर जो नई पंचायत बनेगी वो पूरा 5 साल के लिए सर्व करेगी। तो चीज़ ये ध्यान रखनी है, ये अंतर है लोकसभा और विधानसभा से। लोकसभा और विधानसभा में क्या है, अगर डिसोल्यूशन हुआ और अगर चुनाव हुए तो जो भी नई सरकार बनेगी वो पूरे 5 साल के लिए सर्व करेगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अगर डिसोल्यूशन प्री मैच्योर हो गया, यानी 5 साल का टर्म कंप्लीट करने से पहले ही डिसॉल्व हो गई अगर पंचायत, तो वो जो पंचायत बनेगी नई वो सिर्फ रिमेनिंग टर्म या रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए सर्व करेगी, सिर्फ बचे हुए कालखंड के लिए, ठीक है। पंचायत फॉर्म्ड आफ्टर अर्ली डिसोल्यूशन विल सर्व ओनली द रिमाइंडर ऑफ इट्स ओरिजिनल टर्म। ऑलराइट, 243F, it talks about the disqualification of the membership, disqualification F, ठीक है, disqualification of membership। तो किस केस में डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, एनी लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर कैन कॉज डिस्क्वालिफिकेशन। राज्य के विधानमंडल ने, उस पर्टिकुलर राज्य के विधानमंडल ने अगर कोई पर्टिकुलर लॉ बना दिया कि ये लोग नहीं चुनाव लड़ सकते हैं, फिर इस तरीके से अगर चुनाव लड़ा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 102 में, इन केस ऑफ पार्लियामेंट, क्या कि अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, भारत का नागरिक नहीं है, अनसाउंड माइंड का है, बैंकरप्ट हो गया है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। या फिर अगर कोई पार्लियामेंट ने लॉ बना के रखा है उसके तहत अगर कोई डिस्क्वालीफाइड है तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो हमने देखा था आरपीए, दैट इज रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का, जिसके तहत एक प्रोविजन था सेक्शन 8 में कि अगर कोई 2 साल या उससे ज़्यादा जेल में रहा है तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी है, कुछ लिखा नहीं है, बस इसमें सिर्फ ये लिखा है कि कोई भी कानून अगर कोई बना दे स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य का विधानमंडल, ये लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगा वो अथॉरिटी जो अगेन स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा डिटरमाइन करी जाएगी, कि स्टेट लेजिस्लेचर बोलेगा ये अथॉरिटी है जो ये डिटरमाइन करेगी कि आप डिस्क्वालीफाइड हैं या नहीं है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर कोई किसी ने अगर 25 साल की उम्र पूरी नहीं करी है तो इसलिए किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ 21 साल की उम्र चाहिए। 25 साल की
उम्र चाहिए लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए, 21 साल की उम्र चाहिए पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए, 30 साल की उम्र चाहिए राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए या फिर विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए, और 35 साल की उम्र चाहिए गवर्नर का, प्रेसिडेंट का या वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने के लिए। ठीक, ओके, ठीक है। स्टार्टिंग क्वेश्चन हिंदी में भी रहेंगे आपसे। ओके, ठीक है, क्लियर हो गया इतनी चीज़। क्या हमने देखा, डिस्क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर ने जिस अथॉरिटी को बोल रखा होगा वो, और किसी का डिस्क्वालिफिकेशन इसलिए सिर्फ नहीं किया जाएगा क्योंकि उसने 25 साल की उम्र पूरी नहीं करी, क्योंकि सिर्फ 21 साल की उम्र यहाँ पे चाहिए। ठीक है, 21 ईयर्स। ओके, आर्टिकल नंबर 243G, पावर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत, पंचायतों के अधिकार, शक्तियों और जिम्मेदारियां यहाँ पे दी हुई हैं। स्टेट लेजिस्लेचर by law endow the panchayat with such powers and authority that may be necessary to enable them to function institutions of self government। तो सिंपल वो पावर अथॉरिटी इनके पास रहेगी जो वहाँ के लेजिस्लेचर ने इनको बोल रखा होगा करने को, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी देखा। ठीक, पावर टू इम्पोज टैक्सेस, स्टेट लेजिस्लेचर कैन ऑथराइज द पंचायत टू लेवी, collect and appropriate taxes, duties, tolls and fees and grants in aid, ensuring proper financial management। ठीक है, प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए फीस वगैरह लेवी की जा सकती है। जैसे वो गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो वो जब कचरा लेके जाता है तो आपसे वो महीने की फ़ीस भी लेता है ना। तो वो तो खैर एक चलो मान लो कि अगर आप शहर में रहते हो तो वो हो गया आपका अर्बन वाला केस, लेकिन अर्बन रूरल में वो चीज़ सेम ही है। ठीक है, तो पंचायत जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो पंचायत को पावर दे सकती है कि आप इन चीज़ों के लिए फ़ीस लगा सकते हैं, ड्यूट है ना, कोई टैक्स लगाना है, कोई टोल लगाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ये कौन पावर देता है, स्टेट लेजिस्लेचर। और ये डिसाइड कैसे होती है, जो ग्राम सभा की मीटिंग होती है, ग्राम सभा में कौन आता है, अभी हमने देखा सारे गांव के लोग जो जिनका इलेक्टोरल रोल में नाम है, वोटर लिस्ट में ना, वो सारे ग्राम सभा में का हिस्सा हैं और वो डिसीजन लेंगे कलेक्टिवली कि फ़ीस लगानी कि नहीं, टैक्स लगाना है कि नहीं, कैसे क्या मैनेजमेंट होगा, वो सारी चीज़ों को लेकर। 243I, दिस टॉक्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन बाय गवर्नर टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग का गठन। गवर्नमेंट शैल ले द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। हम जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ेंगे तो वहाँ पर फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, देश के वित्त आयोग के बारे में पढ़ेंगे। वो क्या करता है, राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन देता है कि जो भारत की संचित निधि है उससे कितना क्या पैसा राज्यों को जाना चाहिए। ठीक, उसी तरीके से ये स्टेट का फाइनेंस कमीशन है जो क्या बोलेगा, किससे बोलेगा, प्रेसिडेंट का समतुल्य कौन है यहाँ पर, पैरेलल कौन है यहाँ पे, गवर्नर। गवर्नर को बोलेगा क्या कि स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड है उसको किस तरीके से ऑगमेंट किया जाना चाहिए, सो दैट कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए बिटवीन दी स्टेट के पास जो पैसा रहेगा वो, और जो पंचायत और नगर पालिकाओं के पास जो पैसा जाएगा वो। तो 243I टॉक्स अबाउट द स्टेट का फाइनेंस कमीशन जो गवर्नर को रिकमेंडेशन देगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दी फाइनेंशियल पोजीशन, कि किस तरीके से पैसे का बंटवारा होना चाहिए राज्य सरकार और जो लोकल गवर्नमेंट है, हमारी स्थानीय सरकार है, उनके बीच में। जे, ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत, पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा होगी, ऑडिटिंग होगी, ये 243J में। और जो स्टेट लेजिस्लेचर जिस भी बॉडी को वो ऑथराइज करेगी वो उसकी ऑडिटिंग करेगी पंचायत की, 243J। ठीक, के में इलेक्शंस के बारे में लिखा हुआ, पंचायत के चुनाव के बारे में लिखा हुआ है। ऑल इलेक्शंस ऑफ पंचायत शैल बी कंडक्टेड बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो राज्य का चुनाव आयोग है वो सारे चुनाव करवाता है। जो देश का चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो किसके चुनाव करवाता है, ध्यान से सुनो, लोकसभा का, राज्यसभा का। ठीक है, लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का, विधान परिषद का। कई लोगों को लगता है ये विधानसभा विधान परिषद तो स्टेट में होती, राज्य में होती, तो स्टेट का इलेक्शन कमीशन चुनाव करवाता होगा, जो कि गलत है। देश का चुनाव आयोग ही इसका चुनाव करवाता है। इनफैक्ट जो प्रेसिडेंट का चुनाव है, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति के, सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। तो फिर स्टेट का इलेक्शन कमीशन किसका करवाता है, पंचायत का करवाता है और नगर पालिकाओं का करवाता है, यानी लोकल गवर्नमेंट का चुनाव करवाता है। स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर। कंडीशन ऑफ सर्विस जो है वो कौन डिटरमाइन करता है, गवर्नर। रिमूव कौन करेगा, गवर्नर। ठीक है, रिमूव कौन करेगा, गवर्नर। लेकिन ध्यान ये रखना है, क्या लिखा हुआ है, ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस इन दी सेम मैनर एज द जज ऑफ हाई कोर्ट। तो तुम ये मतलब काफ़ी लोगों को ना ये डाउट होता है, अच्छा इसको जज ऑफ हाई कोर्ट की तरह हटाया जा सकता है, मतलब कि पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास होगा, ना ना ना, सेम मैनर है, सेम प्रोसेस नहीं है पूरा।
ठीक है। सिमिलर मैनर है, मैनर सेम है, यानी कि नगर पालिका इसी लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, इसी लेक्चर में ही देखेंगे। ओके, ठीक है। तो क्या मैंने बोला, हाँ, तो सेम मैनर होता है। तो जैसे प्रेसिडेंट वहाँ हटाता है किसको, हाई कोर्ट जज को, तो यहाँ गवर्नर हटाएगा, मतलब पैरेलल्स हैं वहाँ प्रूव्ड मिसबिहेवियर इन कैपेसिटी होती है, यहाँ भी प्रूव्ड मिसबिहेवियर इन कैपेसिटी होती है, ठीक है। वहाँ पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास होता है, तो यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर में रेजोल्यूशन पास होगा। तो इस तरीके से होता है। ये मत सोचना कि प्रेसिडेंट हटाता होगा इसको और पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास होता होगा, नहीं, ठीक है, बस मैनर सेम है। क्लियर है यहाँ तक। 243L एप्लीकेशन टू यूटीज, केंद्र शासित प्रदेशों पर अनुप्रयोग। पार्ट प्रोविजंस ऑफ पार्ट नंबर 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच डील्स विद द पंचायत शैल अप्लाई टू यूटीज विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस एंड एक्सेप्शंस। यानी 243L में क्या लिखा हुआ है, 243L में ये लिखा हुआ है कि जो पंचायत के प्रोविजंस हैं वो ज्यों के त्यों अप्लाई नहीं हो जाएंगे। कहाँ पे, जो आपके क्या बोलते हैं, जो यूटीज़ हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ पर वो ज्यों के त्यों अप्लाई नहीं हो जाएंगे, कुछ मॉडिफिकेशन से अप्लाई होंगे। ये लिखा हुआ है 243L में, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। 243M पे आते हैं अभी। एंड दिस टॉक्स अबाउट पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टन एरियाज। यह भाग कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। कौन सा भाग, पार्ट नंबर 9, यानी जो पंचायत जिसकी चर्चा कर रहे हैं उतनी देर से, ये कुछ एरियाज में लागू नहीं होगा। कहाँ नहीं लागू होता है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में लागू नहीं होता है, और जो मणिपुर के जो हिल एरियाज हैं वहाँ पर लागू नहीं होता है ये। और जो 6 शेड्यूल एरिया हैं, 6 शेड्यूल में कौन कौन आता है, असम आता है, ATM मनी करके अगर आपको याद हो, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो मेघालय और मिजोरम और नागालैंड में तो पूरे राज्य में ही पार्ट नंबर 9 नहीं लागू होता है, पूरे राज्य में। और असम, त्रिपुरा की बात करेंगे तो कुछ पार्ट, वो पार्ट जहाँ 6 शेड्यूल एरिया है, जहाँ पर कौन बैठता है, ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो बैठती है, ADC, वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर क्या है कि पार्ट नंबर 9 के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है, समझ रहे हो। और नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में तो पूरे राज्य में नहीं है। सर ना, मेघालय, मिजोरम को तो समझ में आ रहा है, पार्ट शेड्यूल 6 में है, ये शेड्यूल 6 में है। और क्योंकि यहाँ पर ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बैठती है, और जिसके बारे में डिटेल में तुम्हें बता चुका हूँ क्या पावर होते हैं उसके, तो क्योंकि वो सारे डिसीजंस लेती है कि क्या लागू होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ये नागालैंड का समझ नहीं आया, इसमें क्यों है, क्योंकि यहाँ भी एक बहुत बड़ा ट्राइबल कम्युनिटी रहता है, ट्राइबल पॉपुलेशन रहता है, यहाँ की अपनी अलग ट्राइबल काउंसिल चलती हैं, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 371A अगर आप रिकॉल करें तो उसमें नागालैंड को लेके कुछ स्पेशल प्रोविज़न थे, और उस स्पेशल प्रोविज़न में एक प्रोविज़न ये भी था कि नागालैंड में कोई भी कानून जो संसद के द्वारा बनाया जाएगा, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाएगा, वो अप्लाई नहीं होगा तब तक जब तक कि वहाँ का जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो ऑथराइज ना कर दे, वो ठप्पा ना लगा दे, तब तक। तो नागालैंड में क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो उन लोगों को सेल्फ गवर्निंग का अधिकार दिया गया है, इसीलिए पार्ट नंबर 9 के प्रोविजंस प्रावधान वहाँ लागू नहीं होते हैं, ठीक, क्लियर है। तो ये तो 6वें शेड्यूल में अनुसूची में दोनों, इन दो, और जो 6वीं अनुसूची में है ये असम, त्रिपुरा, ये पूरी तरीके से एक्सेप्टेड नहीं, पूरा राज्य ऐसा नहीं है कि पार्ट नंबर 9 के प्रोविजन से अप्लाई नहीं होते हैं, बस कुछ पार्ट में। और मणिपुर का जो हिल एरिया है वहाँ पर अप्लाई नहीं होता ये पार्ट, ऑल राइट। एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन एरियाज लाइक ट्राइबल रीजन्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स फ्रॉम द पंचायत सिस्टम टू रिस्पेक्ट देयर यूनिक गवर्नेंस ट्रेडिशंस। ट्राइबल जो सोसाइटी होती है अपने हिसाब से गवर्नेंस करना चाहती है, वो नहीं चाहती है कि कोई बाहरी सिस्टम उन पर थोप दिया जाए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है जो आपके लिए गवर्नेंस है कि आपके लिए डेवलपमेंट है कि लाइब्रेरी बने, रोड बने, ये वो हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए कि हमारे लिए बस पेड़ ही पेड़ रहें, सो दैट उस पेड़ से जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है उसका यूज़ करके हम अपना जीवन यापन कर सकें। हमें नहीं चाहिए कि आप यहाँ पे आके पेड़ वगैरह काटो। तो इसलिए उनको यूनिक की हुई गवर्निंग ट्रेडिशन है, तो उन लोगों को लोकल कस्टम के हिसाब से गवर्नेंस का अधिकार दिया गया है। However, provisions can be extended to these areas with necessary modification through specific laws. क्या बोल रहा है, हालांकि आवश्यक संशोधन के साथ विशेष कानूनों द्वारा इन क्षेत्रों पर प्रावधान लागू किए जा सकते हैं। पहली बात, ये जो राज्य है ना, यहाँ तो लागू होता ही नहीं है, मतलब मॉडिफिकेशन कुछ नहीं, ठीक, कुछ भी नहीं,
कुछ भी नहीं। और जो ये असम त्रिपुरा है जो 6 शेड्यूल एरिया है, यहाँ भी कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं, कुछ मॉडिफिकेशन नहीं, होता ही नहीं है, घुस ही नहीं सकता है। लेकिन बाकी ऐसे राज्य अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो 5th शेड्यूल में भी हमने कुछ एरियाज पढ़े थे, 10 राज्य जहाँ पर 5th शेड्यूल एरियाज हैं। अरे भाई याद आ रहा है आपको कि 5th शेड्यूल में मैंने बताया था 10 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 5th शेड्यूल एरिया हैं। मतलब पूरे राज्य 5th शेड्यूल नहीं होते हैं, कुछ एरिया ऐसा है जहाँ 5th शेड्यूल एरिया उसको घोषित किया जा चुका है और वहाँ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बैठती है, जिसके पास उतनी पावर नहीं होती है जितनी कि ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास होती है, लेकिन हाँ उनके पास थोड़ी बहुत पावर होती है कि उनसे रिकमेंडेशन लिए जाएंगे कुछ भी अप्लाई करने से पहले। ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास क्या है कि भाई कुछ होगा ही नहीं उनके बिना। वहाँ पर क्या है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में कि उनकी रिकमेंडेशन बस ली जाएगी। तो ऐसे जो 5th शेड्यूल एरिया हैं वहाँ के लिए ये कानून लाया गया। क्या लिखा है, हालांकि आवश्यक संशोधन के साथ विशेष कानूनों द्वारा इन क्षेत्रों पे ये जो ऐसे क्षेत्र हैं लागू किया सकता है। ये कौन से क्षेत्र हैं, ये 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्र हैं जो 10 राज्य हैं मैंने आपको बताया, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, हिमाचल हो गया, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान। ये जो 10 राज्य हैं यहाँ पे डायरेक्टली, यहाँ पे जो 10 राज्य हैं, 10 राज्यों के वो क्षेत्र जहाँ 5th शेड्यूल घोषित है वहाँ पर डायरेक्टली पार्ट 9 के प्रोविज़न नहीं लगते हैं। तो कैसे लगते हैं, थोड़े से मॉडिफाई होके लगते हैं। ये एक पेसा एक्ट आया था, पेसा मतलब पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996 में, 1996 में, ताकि जो पार्ट नंबर 9 के प्रोविजंस हैं उनको सर्टेन मॉडिफिकेशन से इन 5th शेड्यूल एरिया में अप्लाई किया जा सके, सो दैट कि इस ट्राइबल पॉपुलेशन को, ये 5th शेड्यूल एरिया क्यों घोषित है, क्योंकि यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, तो इस ट्राइबल पॉपुलेशन को हम सेल्फ रूल दे सकें ताकि वो खुद से रूल कर सकें। ठीक है, विलेज गवर्नेंस दे सके, खुद से अपने हिसाब से वो गवर्नेंस कर सकें। इनके जो कस्टम्स हैं, जो इनके ट्रेडिशंस हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है उनको भी सेफ गार्ड किया जा सके, उन पर चीज़ें थोपी ना जाएँ, सो दैट कि उनको भी कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ हमारे लिए अच्छा करना चाहते हैं और ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती थोप रहे हैं। ठीक है, दिल्ली इज़ द ओनली यूटी वेयर प्रोविजंस ऑफ द पंचायत आर नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो ये एकमात्र यूटी है जहाँ पर पंचायत के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते हैं। अब इस पर्टिकुलर एक्ट के फीचर्स क्या हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट, क्या फीचर्स हैं? तो फीचर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो सिर्फ याद रखने जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे कि रिजर्वेशन, अगर आपको याद हो SC/ST का कितना था पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में था, वेमेन के लिए 1/3 था। यहाँ फीचर एक ये रिजर्वेशन को लेकर ध्यान रखना, रिजर्वेशन अब यहाँ क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी है तो SC नहीं, ST के लिए रिजर्वेशन है कितना, हाफ। वहाँ पर सिर्फ पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में था, यहाँ आधी सीट, आधी जितनी भी सीटें हैं पंचायत की वो भरी जाएंगी ST के द्वारा, उनमें से आधी सीट ST भर लेंगे। एंड ऑल सीट्स ऑफ चेयरपर्सन, ऑल सीट्स ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ पंचायत, तो जो भी तीनों पंचायत हमने देखा है, ठीक है, कैटेगरीज, वहाँ पे जितनी भी सीटें हैं एट ऑल लेवल्स, हाँ, इंटरमीडिएट मतलब विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, सारी सीटें बी रिजर्व्ड फॉर STs, बी रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। STs के लिए सारी सीट्स रिजर्व्ड होंगी, ऑल सीट्स। ठीक है, याद रहेगा, ये रिजर्वेशन वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना। ओके, और क्या, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी को माइनिंग करनी है, मान लो किसी को माइनिंग करनी है यहाँ पे, तो बिना वहाँ की जो ग्राम सभा के रिकमेंडेशन के, बिना ग्राम सभा के रिकमेंडेशन के माइनिंग लीज नहीं दिया जा सकता है माइनर मिनरल्स का इन शेड्यूल्ड एरिया में। वैसे ग्राम सभा के पास नॉर्मली इतनी पावर नहीं है, लेकिन यहाँ की ग्राम सभा को इतनी पावर दी गई है कि इनकी परमिशन के बिना किसी चीज़ का लाइसेंस, कोई जैसे मान लो है ना कि कहीं पे कोई मिनरल मिल गया, मान लो कि लिथियम मिल गया, ठीक है, तो मान लो अभी जैसे जम्मू कश्मीर में लाइमस्टोन का, पिछले अभी जो हमने के नवंबर में करंट अफेयर देखे तो वहाँ हमने देखा है कि जो ये राजौरी पुंछ एरिया है, यहाँ पर लाइमस्टोन के उसके लिए निकालने के लिए कुछ लीज दिया गया है, वहाँ पर अभी माइनिंग लीज दिया गया है। तो अगर मान लो 5th शेड्यूल एरिया है तो वहाँ पर वहाँ के ग्राम सभा के रिकमेंडेशन के बिना नहीं दिया जा सकता है, पैसा दे के सब होगा। हाँ तो सही है। 243N पे आते हैं, थोड़ा सा मैं भावुक ज़्यादा हो गया नहीं? हाँ चलो,
ठीक है, तो इतना ही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये जो रिजर्वेशन वाला चीज़ और जो माइनिंग वाला मैंने ग्राम सभा को लेकर बताया, बाकी फीचर्स तो बहुत हैं, सब नहीं रहा मेरठ ने। कॉन्टिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत, मौजूदा कानूनों और पंचायतों की निरंतरता। 243 एंड इंश्योर्स अ स्मूथ ट्रांजिशन टू अ न्यू पंचायती राज सिस्टम बाय अलाउइंग ऑल लॉ टू रिमेन टेम्परली वैलिड टिल द स्टेट मेक्स नेसेसरी चेंजेस टू कंप्लाई विद अपडेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो जैसे राजस्थान हमने देखा, जैसे हमने आंध्र देखा, तो कुछ राज्य थे जो पहले ही कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट आने से पहले, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट कब आया? 24 अप्रैल 1993 को थ्रू दी 73rd अमेंडमेंट 1992 में, कि अब तो हर राज्य को लागू करना ही होगा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। बस एक्सेप्शन वो है जहाँ 20 लाख से 2 मिलियन से पॉपुलेशन कम है, वो इंटरमीडिएट वाले को चाहे तो स्किप कर सकते हैं, नहीं तो सबको स्टैब्लिश करना है पंचायत। तो उससे पहले जो भी पंचायत थी, जो भी कानून थे, वो चलते रहेंगे जब तक कि वो स्टेट वहाँ का उस पर्टिकुलर चेंज को अडेप्ट ना कर लेगा, तो वो कंटिन्यू रहेंगे 243 है। ठीक है, 243 ओ आखिरी है हमारा, ओ तक ही था। 243 से 243 ओ, बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स, निर्वाचन मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर प्रतिबंध, यानी कि कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं करेगा पंचायत के कॉन्स्टिट्यूएंसी या फिर इन सब में कि किस तरह की सीट होगी, क्या होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से डीलिमिटेशन, अगर आपको याद हो, आर्टिकल नंबर 82 अनुच्छेद नंबर 82 में, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 82 में, आर्टिकल नंबर 82 में अगर आपको याद हो, तो क्या लिखा था कि जो डिलिमिटेशन कमीशन के जो भी चीज़ें हैं उस पर कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। सेम यहाँ पर कोर्ट्स कैन नॉट इंटरफेयर इन द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग पंचायत कॉन्स्टिट्यूएंसीज। आर्टिकल 82 को रिकॉल कर सकते हो फिर से, जब डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूएंसी बना रहा था तो वहाँ पर कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं चलेगा। चलो, अब हम टिरिक याद कर लेते हैं। टिरिक बता दें क्या? बताओ क्यों? आईएएस को वैसे तो हिंद का सितारा दो कोई इनका। हाँ, म्यूनसिपैलिटीज़ बाकी अभी करते हैं, अभी उतना लंबा चौड़ा नहीं है म्यूनसिपैलिटीज़। ओके, चलो, सो ट्रिक देखते हैं अभी क्या क्या ट्रिक्स हैं। 243 में तो पहले तो यार हर चीज़ की डेफिनेशन होती है, जैसे हमने पार्ट 3 में देखा स्टेट की डेफिनेशन, पार्ट 4 में देखा स्टेट की डेफिनेशन, तो यहाँ भी डेफिनेशन है। ए से असेंबली, असेंबली मतलब सभा, ये तो होता है असेंबली का मतलब। तो यहाँ ग्राम सभा के बारे में दिया हुआ है, ग्राम सभा में कौन कौन आएगा। ठीक है, बी से मतलब बनना, बनना मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि पंचायत तीनों लेवल पे कॉन्स्टिट्यूट करी जाएगी, पंचायत तीनों लोगों लेवल पे कॉन्स्टिट्यूट करी जाएगी। सी कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन वही कॉम्पोजिशन कैसे होगा कि सारी सीट्स डायरेक्ट इलेक्शन से फिल करी जाएंगी तीनों लेवल पे, लेकिन जो चेयरमैन लेवल की सीटें हैं वो इंटरमीडिएट लेवल और ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनडायरेक्ट इलेक्शन, और विलेज लेवल पे जैसा कि वहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर बोले, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसा बोले वो। डी से हमें दलित याद करना है, दलित मतलब रिजर्वेशन, तो डी में क्या दिया हुआ है? रिजर्वेशन दिया हुआ है। किसको दिया हुआ है? एक तो दलितों को दिया हुआ है, ठीक है, एससीज को और एसटीज को दिया हुआ है, और औरतों को भी दिया हुआ है, वुमेन को, इनकी पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन में, और इनको 1/3। ई अगर आप देखो अल्फ़ाबेटिकली पोजीशन कौन से नंबर पे आता है? 5 नंबर पे आता है, लेटर ई। तो 5 साल का ड्यूरेशन होता है पंचायत का, अर्ली डिसोल्यूशन किया जा सकता है बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, और अगर कर दिया गया तो जो नई पंचायत बनेगी वो सिर्फ रिमेनिंग टर्म के लिए सर्व करेगी, जो कि लोकसभा और विधानसभा के केस में नहीं होता है। एफ से फेल, फेल मतलब डिसक्वालीफाई, डिसक्वालीफाई कौन करेगा? वो अथॉरिटी करेगी जिसको लेजिस्लेचर ये पावर देगी, और किन ग्राउंड में करेगी? अगेन जो जिस चीज़ पे लेजिस्लेचर ने लॉ के बना के रखा होगा। लेकिन किसी को सिर्फ इसलिए डिसक्वालीफाई नहीं किया जाएगा क्योंकि उसने 25 साल की उम्र पूरी नहीं करी, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए 21 साल की उम्र चाहिए। जी गोली खा के क्या हो जाता है? पावर आ जाती है। तो पावर, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत इसमें दी है। जी से गोली, गोली खा के पावर, तो पावर, अथॉरिटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है ना। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी एज दे से, सो पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। एच से हाउस टैक्स याद कर लो, मतलब यहाँ पे टैक्स लेवी करने की पावर दी गई है पंचायत को। आई से इनकम, इनकम में मतलब फाइनेंस, तो यहाँ फाइनेंस कमीशन के गठन के बारे में बात करी गई है। जे से जांच, जांच मतलब ऑडिट। के से किसके इलेक्शंस, तो इलेक्शंस दिए हुए यहाँ पर। कौन करवाता है? स्टेट के इलेक्शन कमीशन करवाता है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कौन करता है? गवर्नर करता है। ऑन द सेम ग्राउंड, इन द सेम मैनर
एज द हाई कोर्ट जज। एल तो यूटी में कौन होता है? एलजी होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो पार्ट्स नॉट टू अप्लाई टू यूटीज़ और पार्ट्स जो अप्लाई करेंगे यूटीज़ में विद सर्टेन मॉडिफिकेशन वो दिए हुए हैं। एम मॉडिफिकेशन, क्या मॉडिफिकेशन? कि पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरिया, तो हमें पता है मेघालय में, नागालैंड में, मिज़ोरम में लागू ही नहीं होते हैं, पूरे राज्य में नहीं लागू होते हैं, और मणिपुर के जो हिल एरियाज़ हैं वहाँ लागू नहीं होते हैं, और असम और त्रिपुरा के जो 6 शेड्यूल एरिया हैं सिर्फ वहाँ पे। ठीक, बाकी बात करेंगे 5th शेड्यूल एरिया में, तो वहाँ पे मॉडिफिकेशन से अप्लाई होते हैं पेसा के हिसाब से। पेसा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया 1996 में एक एक्ट लाया गया था, एक अधिनियम लाया गया था, जिससे कि ये बोला गया कि जो 5th शेड्यूल एरिया है 10 राज्यों में, वहाँ पर ये कुछ मॉडिफिकेशन से अप्लाई होंगे। मॉडिफिकेशन मतलब यहाँ रिजर्वेशन SC/ST को प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन नहीं, बल्कि ST को आधा, और चेयरमैन लेवल पे पूरी सीट रिजर्व होंगी ST के लिए। एन मतलब कॉन्टिन्यूएंस ऑफ, ठीक है, कॉन्टिन्यूएंस, ठीक है, जैसे यहाँ डिस्क्वालीफाई ऐसे करके याद कर सकते हो। ओह सुनो, इंटरफेयर मत करो हमारे मैटर में, ठीक है। तो कोर्ट को ऐसा बोल रहे हैं कौन? जो पंचायत है, कि हमारे मैटर में हमारे मैटर में इंटरफेयर मत करो। ठीक, अब हम आएंगे म्यूनिसिपैलिटीज़ पे। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? म्यूनिसिपैलिटी को बुला के भी हम लोग गड्ढा भरवाएंगे, ठीक है। डांटोगे नहीं ना? ब्लिंकिट से फैट ऑयल मंगा ले क्या? नहीं डांटेंगे क्या भाई, हम तो खुश होंगे। ये कौन है ब्लैक शर्ट में? ये कौन है? ये एक हमारे भाई साहब हैं जो म्यूनिसिपैलिटी को बुला के गड्ढे भरवाते हैं ये, ठीक है। ये वो है, यही परमार सर हैं क्या? नहीं, ये जो है गड्ढे भरवाते हैं म्यूनिसिपैलिटी है। अब बैठ जाता है अमन शर्मा जी, क्योंकि यही चलता है हमारे इंडिया में। अब क्या करोगे? बस पंचायत महिला सीट आती है, होता है कि नहीं होता है? महिला सीट आती है पंचायत में, अपनी वाइफ को खड़ा कर देते हैं। चलाते कौन है? वही जो पंचायत मूवी में, पंचायत वेब सीरीज़ में नहीं दिखाया गया था? उसमें जो पंचायत वेब सीरीज़ आई थी उसमें यही दिखाया गया था कि पंचायत थी वो, कौन, मंजू देवी नाम था, और चला हो रहे थे, ठीक है, उनके हस्बैंड। तो यही चलता है, क्योंकि वो सीट आ जाती है महिला सीट। कभी जब दलित सीट आ जाती है तो गांव में ढूंढते हैं कि कौन दलित है, उसको खड़ा करवाते हैं चुनाव में, और काम खुद करते हैं वो। चलो, अच्छा फेस अच्छा म्यूनिसिपैलिटीज़ पे आते हैं, नगर पालिकाओं पे। तो 74th अमेंडमेंट जो 1992 में हुआ, उससे इनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन मिला। यानी जिस तरीके से हमने देखा कि जो 73rd अमेंडमेंट था उसने कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन दिया पंचायत्स को, 74th ने दिया म्यूनिसिपैलिटीज़ को, नगर पालिकाओं को। दोनों 1992 में हुए। पंचायत ने पार्ट नंबर 9 कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, और म्यूनिसिपैलिटीज़ अगर 74th की अगर बात करें, इसने पार्ट नंबर 9A को ऐड किया, आर्टिकल नंबर 243P से लेके ZG तक। अगर आप देखिए सर, पार्ट नंबर 9 कहाँ ख़त्म हो रहा था? 243 से 243O, तो O के बाद क्या आता है? PQRSJ तक जाएगा, J के बाद ZG तक, ठीक है, ZA ZB ZC ZC इस तरह ZG तक जाएगा ये। इसी अमेंडमेंट ने क्या किया? 12वीं अनुसूची जोड़ी और इसमें 18 फंक्शनल आइटम्स जोड़े। पहला जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना था, ठीक है, जो पहला आपका नगर निगम बना था, वो 1687-88 बना था। मेयो प्रेजेंटेड रेजोल्यूशन फॉर फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। 1870 में लॉर्ड मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव सबसे पहले पारित किया था, कि किस तरीके से फाइनेंसेस देने चाहिए, यानी कि पैसा देना चाहिए जो लोकल लेवल में गवर्नमेंट है उनको भी, सो दैट वो भी अपने हिसाब से फंक्शन कर सकें, अपने हिसाब से जैसा उनको डेवलपमेंट करना है वो अपने हिसाब से सारी चीज़ों को कर सकें, ठीक है सर। 18 फंक्शनल आइटम्स बताया, तो जैसे उसमें फायर सर्विसेज हो गई, पब्लिक हेल्थ हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, रोड हो गई, ब्रिजेस हो गए, ठीक है, लाइब्रेरी हो गई, बरियल ग्राउंड होता है जहाँ दफनाया जाता है लोगों को, स्लम इम्प्रूवमेंट हो गया, ये सारे जो हैं ये आते हैं 18 फंक्शनल मैटर्स पे, ठीक है, समझ में आई चीज़। तो ये हैं।
तो मेयो ने सबसे पहले बात रखी थी। रिपन ने 1882 में एक रेजोल्यूशन लाए थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए कि किस तरीके से हम लोकल लेवल पे सेल्फ गवर्नमेंट दे सकते हैं, लोगों को स्वायत्तता दे सकते हैं, मतलब वहाँ पे एक सरकार बना सकते हैं। रिपन अगर बात करेंगे तो भले एक ब्रिटिशर थे, काफ़ी अच्छे काम किए थे उन्होंने इंडिया के लिए। वैसे जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे रिपन ने काफ़ी अच्छे काम किए थे। तो अगर हम किसी की तारीफ प्रशंसा कर सकते हैं जो ब्रिटिशर गवर्नर जनरल या वॉइस रॉय रहे, तो रिपन इज़ वन ऑफ देम। काफ़ी अच्छे काम किए इन्होंने। फैक्ट्री एक्ट लाया ताकि मजदूरी में, मतलब बच्चों से मजदूरी ना करवाई जाए, है ना। बहुत सारे जो वर्किंग आवर्स को रेगुलेट करने का काम किया। एजुकेशन के लिए उन्होंने काम किया। तो जो ब्रिटिश जो चीज़ें काफ़ी ख़राब थी इंडियंस के लिए, उनको हटाने का काम किया। तो बहुत अच्छा काम किया रिपन ने। ठीक है, तो सभी लोग थैंक्स बोलेंगे रिपन जी को। तो 1882 की अगर बात करें तो रिपन का रेजोल्यूशन आया था जिसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं। वैसे तो मैग्ना कार्टा ऑफ हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का किसको बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स को। बिकॉज मैंने बताया था मैग्ना कार्टा क्या था, एक काइंड ऑफ स्पेशल डॉक्यूमेंट था जो ब्रिटेन में आया था, जो कुछ लोगों को, जिसने कि कुछ अधिकार दिए थे, राइट्स दिए थे, है ना, कुछ लोगों को अधिकार दिए थे। तो उसी तरीके से ये मैग्ना कार्टा वो एक काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कलकत्ता और बॉम्बे में सेटअप हुई थी 1726 में, 1726 में। ऑल राइट, ठीक है, ऑल राइट। चलिए अभी आते हैं हम, एक सेकेंड रुकिएगा। अभी आते हैं 3 तरह की म्यूनिसिपैलिटीज़ देखते हैं। 3 तरह की म्यूनिसिपैलिटी क्या होती हैं? एक तो होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम होता है, बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए होता है, लार्ज अर्बन एरिया, जैसे कि मुंबई, जैसे कि दिल्ली, चेन्नई, कानपुर। कानपुर भी एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर निगम है। म्यूनिसिपल काउंसिल होता है छोटे अर्बन एरिया के लिए, छोटे शहरी क्षेत्र के लिए, जैसे छिंदवाड़ा। अब जैसे इंदौर है, एग्जाम्पल आप यहाँ पे जैसे एमपी का मैं एग्जाम्पल लिखूँ तो इंदौर एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगा, लेकिन एमपी का जो इसी के पास में ही लोकेटेड है छिंदवाड़ा, ठीक है, छिंदवाड़ा लिख दिया मैंने, छिंदवाड़ा, ठीक है, छिंदवाड़ा हो गया, घोड़ा डोंगरी हो गया, ये सब क्या है? म्यूनिसिपल काउंसिल है, छोटे अर्बन एरिया के लिए है, ये छोटे शहरी क्षेत्र के लिए है। ट्रांजिशनल एरिया के लिए होते हैं नगर पंचायत, संक्रमणकालीन क्षेत्र। ट्रांजिशनल का मतलब क्या है? जो अर्बन से रूरल, ये रूरल से अर्बन में है, उन्हें रूरल और अर्बन के बीच में है, उनको हम बोलते हैं नगर पंचायत। अब ये तो है, क्या ही मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं अपनी सिटी का तो दे सकता हूँ तुमको, कानपुर का, लेकिन अब आपकी सिटी का आपको देखना होगा। जैसे हमारे यहाँ महाराजपुर है, कल्याणपुर है, अगर जो लोग हैं कानपुर के उन्हें पता होगा, जो आईटी के क्षेत्र, आईटी के आसपास वाला एरिया है। आगे बढ़ते हो तो गांव है पूरा वो, है ना, तो गांव से शहर का ट्रांजिशन है वहाँ पे। तो कल्याणपुर, महाराजपुर, ये सब, महाराजपुर तो खैर अलग हो जाता है, लेकिन कल्याणपुर वही आईटी वाला जो साइड है, तो ये सब आपके आएंगे उसमें नगर पंचायत में वहाँ पे होती है, क्योंकि वो ट्रांजिशनल एरिया है वो, ठीक है। ऑल सीट्स आर फिल्ड थ्रू डायरेक्ट इलेक्शंस, यहाँ पर भी वही है, ठीक है। इलेक्शन कौन करवाएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा। बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं, ठीक है, वहाँ पे और यहाँ पे। अब हम एक एक करके आर्टिकल देखें, लेकिन उससे पहले किसी को कोई डाउट इतने तक में हो तो बताइए। 11:11 हो चुका है। वाह यार, देखो मैं भी डाउट पूछ रहा हूँ, कुछ तो है, मैं बता रहा हूँ भाई, कुछ तो है, कुछ तो पावर होती हैं। अब तुम मानो या ना मानो, कुछ तो होता है भाई, ठीक है। मैं भी डेली बेसिस पे मेरा नज़र 11:11 पे पड़ती है, मैं उस टाइम पे पढ़ा नहीं रहा होता हूँ, मेरी नज़र होती है टाइमर पे ही। कुछ तो है भाई, देयर इज़ समथिंग, समथिंग समथिंग तो है। चलो, तो आगे बढ़ें। साई ने चुनाव में खड़े हो जाओ। अच्छा, चुनाव में खड़े हो जाओ। नगर पालिका भी तो होती है, वो क्या है? नाम अलग अलग होते हैं सर, ठीक है, नाम अलग अलग होते हैं बस, ठीक है। जो म्यूनिसिपैलिटी होती है उसी को नगर पालिका बोलते हैं। मैं आपको बता दूं कि 3 तरह की म्यूनिसिपैलिटीज़ होती है जो मैंने आपको बताई। अब इन्हीं के अंदर ही कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं तो वहाँ पे हम अलग नाम देते हैं। जैसे कि जहाँ पे मिलिट्री रह रही है, जैसे मान लो एयरफोर्स है, आर्मी रह रही है, जैसे कि चकेरी है जैसे हमारे कानपुर में, ठीक है, तो
मान लो तो छोटा एक डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन कहीं कहीं बड़े डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट होती है, तो जो वहाँ की सिविलियन पॉपुलेशन है उसके गवर्नेंस के लिए एक कंटोनमेंट बोर्ड बना दिया जाता है। तो वहाँ पर तो ये 8 तरह की अर्बन लोकल, सर अभी तो 3 बोल लेते हैं। अरे भाई सुनो तुम ध्यान से, पहले 3 ही होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, संविधान में 3 ही लिखी हुई हैं। लेकिन अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कहीं पे मान लो मिलिट्री रह रही है, तो वहाँ के सिविलियन पॉपुलेशन के लिए कि किस तरीके से आपको थोड़ा सा ठीक से रहना है ना, उनके रूल्स वगैरह स्टैब्लिश अलग से किए जाते हैं। उनके सिविलियन पॉपुलेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन अलग से होता है, उसके लिए कंटोनमेंट बोर्ड उसको बोल देते हैं, उस टाइप ऑफ लोकल गवर्नमेंट को। ठीक, जैसे कि टाउनशिप लिखा हुआ है, ये टाउनशिप बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, TCS हो गई, इन्फोसिस हो गई, तो उसके आसपास वहाँ पर बहुत सारा उनका स्टाफ रहता है, तो उनको सिविक एमिनिटीज़ देने के लिए अपने स्टाफ और वर्कर्स के लिए वहाँ पे टाउनशिप इस्टेब्लिश कर देते हैं। वो टाउनशिप इस्टेब्लिश हो जाती है, तो ये भी एक तरह की अर्बन लोकल गवर्नमेंट हो गई। कोई ऐसा मान लो कि पोर्ट सिटी है, हाँ, एकदम तट पे स्थित है, समुद्र के तट पे, वहाँ पोर्ट है, वहाँ एक बंदरगाह है, वहाँ पर एक पोर्ट है, बंदरगाह है। ज्योग्राफी में पढ़े हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई है यहाँ पर पोर्ट्स। तो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई का वो वाला हिस्सा जो पोर्ट में आता है, वहाँ पोर्ट ट्रस्ट बैठता है, पोर्ट ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है। ठीक है, पोर्ट ट्रस्ट कौन क्रिएट करता है? तो पोर्ट ट्रस्ट वैसे पार्लियामेंट का एक एक्ट क्रिएट करता है, सब नहीं करते हैं, लेकिन पोर्ट ट्रस्ट को किया जाता है भाई, एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इसी तरीके से नोटिफाइड एरिया कमेटी होती है, वो होती है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फास्ट डेवलपिंग टाउन्स, फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फास्ट डेवलपिंग टाउन्स, जो बहुत ही तेज़ी के साथ डेवलप हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज हो रखे हैं, तो वहाँ के लिए एक अलग से नोटिफाइड एरिया कमेटी होती है। अब इसके ज़्यादा मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो फिर हमें सिविल सर्विसेज के लिए जाना होता है बाकी एग्ज़ाम के लिए, कि भाई ये नोटिफाइड एरिया कमेटी एक पूरी तरीके से नॉमिनेटेड बॉडी होती है। ठीक है, लेकिन खैर हमें उतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये समझ में आना चाहिए। बाकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी तो नगर पालिका तो समझ ही लिया हमने क्या होती है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़। टाउन एरिया कमेटी क्या है, जो छोटे टाउन होते हैं वहाँ पर। स्पेशल पर्पस एजेंसी क्या है, जो किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए इस्टेब्लिश करी जाती हैं। ये एरिया बेस्ड नहीं होती हैं, ये फंक्शन बेस्ड होती हैं। दे आर नॉट एरिया बेस्ड, दे आर फंक्शन बेस्ड। कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इनको बनाया जाता है। ठीक है, इनको भी एक एक्ट के थ्रू बनाया जाता है, लेकिन एक्ट वो होगा एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जो राज्य का विधानमंडल होगा। ठीक है, जैसे पता चला कहीं पे मेट्रो बन रही है और मेट्रो में जो बनाने वाले काफ़ी लोग वहाँ पे रह रहे हैं, तो उनके लिए एक एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से स्पेशल पर्पस एजेंसी बना दी गई, क्योंकि मेट्रो का काम चल रहा है वहाँ पे। समझ रहे हैं आप? ठीक, वैसे सर हैं तो पक्के गनपुरी। अच्छा, तो भाई पक्के ही होंगे, अगर पक्के मतलब यहीं पे रहे हैं पूरे टाइम तो मतलब ठीक है, चलो, तो ये चीज़ आपको क्लियर है। अब आर्टिकल थोड़ा सा देख लेते हैं। 243P से लेके ZG तक अगेन डेफिनेशन दिया होगा। अगेन वहाँ पे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन था, फिर कॉम्पोजिशन था, ऑर्डर याद कर लो। जैसे वहाँ डेफिनेशन था, यहाँ भी डेफिनेशन है कि म्यूनिसिपैलिटी का मतलब क्या है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मतलब क्या है, हाँ, नगर पंचायत का मतलब क्या है, वो सब डेफिनेशन दी हुई है। म्यूनिसिपैलिटी को कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, तो वो ये जैसे वहाँ 3 टियर पंचायती राज सिस्टम था, वैसे यहाँ पे 3 टाइप्स की म्यूनिसिपैलिटी है। कॉम्पोजिशन, वहाँ क्या कॉम्पोजिशन था, सारी सीट डायरेक्ट इलेक्शन से, चेयरमैन की इनडायरेक्ट इलेक्शन से, वैसे यहाँ पर भी है, सारी सीट डायरेक्ट इलेक्शन से, चेयरमैन लेवल की इनडायरेक्ट इलेक्शन से। कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ वार्ड कमेटी। अब ये वार्ड कमेटी क्या चीज़ होती है? तो पहली बात तो ये कुछ हमारे वार्ड होते हैं, जैसे आपने सुना होगा वार्ड नंबर, है ना, अगर आप शहर में रहते होंगे, मोस्टली लोग रहते होंगे आप में से, तो वार्ड नंबर ये में चुनाव हैं, वार्ड नंबर वो में चुनाव हैं। तो जब होते हैं चुनाव तो एक साथ सारे वार्ड में चुनाव होते हैं। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं कि वो क्या है, वो है आपकी वार्ड कमेटी। ठीक है, वो क्या है आपकी, वो है आपकी वार्ड, सॉरी, वो है आपके वार्ड। ऐसे जब बहुत सारे वार्ड को मिला दिया जाता है, जैसे कि बहुत सारी पंचायत को मिला दिया गया था तो पंचायत समिति बन गई थी, ऐसे ही बहुत सारे वार्ड को मिला दिया जाता है तो वार्ड कमेटी बन जाती है। ठीक, वार्ड कमेटी वहाँ पर बनाना अनिवार्य होता है जहाँ की जनसंख्या एटलीस्ट 3 लाख हो, 3 लाख या उससे ज़्यादा हो। ठीक है, क्लियर।
तो एक या एक से अधिक वार्ड को मिला के वार्ड कमेटी बना दी जाती है। ओके, जिस भी म्यूनिसपैलिटी का एटलीस्ट पॉपुलेशन 3 लाख या उससे ज़्यादा हो। ठीक है, क्लियर है। और बाकी जो चीज़ें हमेशा ध्यान रखना, स्टेट लेजिस्लेचर ही प्रोवाइड करेगा कि किस तरीके से सीटें भरी जाएंगी, किस तरीके से क्या होगा, वो सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा, वो सारी चीज़ें डिसाइड करेगा स्टेट लेजिस्लेचर। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, तो यहाँ पे भी SC ST के लिए उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में सीट्स रिजर्व होती हैं, और 1/3 सीट्स रिजर्व होती हैं किसके लिए, विमेन के लिए। तो यानी रिजर्वेशन वाली चीज़ भी यहाँ पर बिल्कुल आपको सेम तरीके से देखने को मिलेंगी। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर आपको सेम देखने को मिलेंगी। तो रिजर्वेशन में भी सेम है, 1/3 सीट्स रिजर्वेशन है वुमेन के लिए और SC ST के लिए उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में। ड्यूरेशन क्या है, अगेन जैसे वहाँ पे कितना था, 5 साल का, यहाँ भी 5 साल का है। जैसे वहाँ पे था कि अगर प्री मेच्योर डिसोल्यूशन हो गया, यानी 5 साल पूरे होने से पहले ही अगर जैसे पंचायत डिसॉल्व हो रही थी, तो नई पंचायत सिर्फ रिमाइंडर ऑफ द टर्म, रिमेनिंग टर्म के लिए सर्व कर रही थी। वैसे यहाँ पर भी सिर्फ रिमेनिंग ऑफ द टर्म के लिए म्यूनिसिपैलिटी सर्व करेगी। ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन, अगेन 21 साल न्यूनतम उम्र चाहिए, तो किसी की 25 नहीं हुई है इसलिए डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। कौन डिसाइड करेगा, स्टेट इलेक्शन, जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो रूल बनाएगा, और वो अथॉरिटी डिसाइड करेगी जिसको कि वो स्टेट लेजिस्लेचर बोलेगा। पूरा ऑर्डर अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक सेम है कि नहीं सेम है, बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं पावर, देन W में पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी म्यूनिसिपैलिटी की, जो स्टेट लेजिस्लेचर देगा वो करेगा। पावर टू इम्पोज टैक्स बाई फंड्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी, तो वहाँ H में दिया हुआ था 243 H X HX HRX। ऋतिक रोशन का है ना ब्रांड HRX, तो ऐसे याद कर सकते हो। तो ये ऋतिक रोशन हो गया और H और X। ठीक है, तो जो हाउस टैक्स याद करो, हाउस टैक्स, तो यहाँ पे X में टैक्स है। वाई में फाइनेंस का, वहाँ आई था, यहाँ वाई है, आई वाई सिमिलर साउंड हो रहा है कि नहीं, आई वाई, तो फाइनेंस कमीशन है यहाँ पर। जेड ऑडिट, वहाँ पे था जे, यहाँ है जेड, जेड देख रहे हो, नहीं तुम देख रहे हो, तो जे और जेड, जो वैसे जे था वहाँ से जे से जांच था, जांच मतलब ऑडिट, यहाँ जेड में है, जेड ए में, जेड क्यों जेड ए में क्या है, इलेक्शन टू द म्यूनिसपैलिटी है, जैसे वहाँ जो के में था। ठीक है, तो वहाँ जेड ए में है, तो कैसे याद कर सकते हो, जक ऐसे कुछ याद कर लो। ठीक है, जो के में था वो जेड ए में है, और एप्लीकेशन टू यूटीज वो जेड बी में है ना। जैसे वहाँ पे यूटीज के एल लगे हुए थे, एल जी, वहाँ पे भी थे ना एप्लीकेशन टू यूटीज, तो हमने एल जी से याद किया था ना, एल जी लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। ये ऐसे याद कर लो कि यूटी के एल लगे हुए हैं, यूटी के एल लगे हुए हैं, तो एल जो है वो जेड बी में है। या फिर भैया जैसे वहाँ पर के में इलेक्शन था, वहाँ जे में जे के एल ऐसे ही तो था, तो जे में जांच था तो यहाँ भी ऑडिट था भैया, आई में फाइनेंस था कि नहीं था, एच में टैक्स था, पूरा वही ऑर्डर है, पूरा वही ऑर्डर है। जी से गोली खा के पावर आ गई थी, पावर आ गई थी, पावर फिर यहाँ हाउस टैक्स लगाया था, टैक्स, इनकम फाइनेंस कमीशन, जे जांच मतलब ऑडिट, के इलेक्शन, एल लगे हुए थे यूटी, फिर क्या था, मॉडिफिकेशंस थे, पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरिया, यहाँ पर वही है, पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरिया, सेम पार्ट्स हैं यहाँ पर भी, 243 ZD। ठीक है, अब वहाँ पे क्या था, एम के बाद क्या था, एन था, कॉन्टिन्यू रहेंगे, जो चीज़ पहले से चल रही थी वो कॉन्टिन्यू रहेगा, एग्जिस्टिंग ऑफ कॉन्टिन्यूस लॉस, वो यहाँ ZF में आ गया। ओ में क्या था, कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ ZG में है। बीच में क्या आ गया है, बीच में यहाँ घुस गया है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के लिए एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी बैठेगी, क्या बनेगी, DPC, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी। हर राज्य में इसका गठन किया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसमें कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी दोनों के लोग होते हैं, और किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट में प्लानिंग करी जाएगी, डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें ये डिसाइड करती है। और इसका कॉम्पोजिशन क्या होगा, इलेक्शन किस तरीके से होगा, वो सारी चीज़ें स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। तो हम यह देख रहे हैं बार बार हम सेम चीज़ में रिपीट कर रहा हूँ, स्टेट लेजिस्लेचर करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर, वो पेपर में क्या लिखेगा, पार्लियामेंट लिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, जनरली यहाँ पे 4/5 जो मेंबर्स होते हैं आर इलेक्टेड by the elected members of by the elected members of
डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, जो डिस्ट्रिक्ट की पंचायत है और म्यूनिसिपैलिटी है, दोनों से लोग चुन के आते हैं। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ म्यूनिसिपैलिटी स्पेसिफिक है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पंचायत का भी होते हैं लोग, म्यूनिसिपैलिटी के भी, सबके होते हैं। और एक मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी भी बैठती है, ठीक है। इसमें ये मान लो कि ये सिर्फ होती है आपकी किसके लिए, ये सिर्फ और सिर्फ होती है आपकी मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए। मेट्रोपॉलिटन एरिया जैसे मेट्रो, जहाँ पर मेट्रो सिटीज़ हैं, जैसे कि दिल्ली हो गई है, जैसे कि आपका बेंगलोर हो गई, तो जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी होनी चाहिए, ठीक है। जिसके आप ये मान के चलो 2/3 मेंबर्स, ठीक है। ये जो मेट्रो प्लानिंग कमेटी होगी, इसके 2/3 मेंबर्स, 2/3 सदस्य, 2/3 मेंबर्स आर इलेक्टेड by elected members of municipalities, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज़। कभी कभी इसमें जो पंचायत के चेयरपर्सन होते हैं उस पर्टिकुलर मेट्रोपॉलिटन एरिया में, वो भी होते हैं। देखो म्यूनिसिपैलिटी हो सकता है कि कोई गांव वगैरह क्षेत्र भी हो, तो जो पंचायत के जो चेयरपर्सन है तो वो भी इसमें हिस्सा ले लेते हैं, ठीक है। पंचायत के जो चेयरपर्सन होते हैं, ये थोड़ी सी डेप्थ में चीज़ है, जनरली पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछ लेगा तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ZD और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी ZE, ठीक है। खत्म हो गया यहाँ पर आपका म्यूनिसिपैलिटी भी। अगला वाला जो पार्ट है, पार्ट 9 में पंचायत, पार्ट 9A में म्यूनिसिपैलिटी और पार्ट 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी दिया हुआ है, सहकारी समिति दिया हुआ है। अब ये भी ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको भी अमेंडमेंट से ऐड किया गया। कौन से नंबर का अमेंडमेंट था ये, कौन से नंबर का अमेंडमेंट था ये? था आपका 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011, ठीक है। 97वें संवैधानिक संशोधन था जो 2011 में हुआ था। 243ZH में ख़त्म हो गया, ठीक है। अगर आप देखोगे 243ZH से लेके ZT में दिया हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। पहले तो यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है इस पे आपका अर्बन लोकल गवर्नमेंट में? सर कोऑपरेटिव सोसाइटी बताते हैं अभी, ओके। मेयर क्या होता है? सूरज पांडे जी, ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है इसका चेयरपर्सन जो होता है उसी को मेयर बोलते हैं, उसी को ही मेयर बोल देते हैं, ठीक है। काउंसिल और पंचायत वाले को तो चेयरमैन ही बोल देते हैं, प्रेसिडेंट बोल देते हैं, लेकिन मेयर वर्ड हम यूज़ करते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले के लिए। इसी में इतने डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं आदि जी, आते तो नहीं हैं लेकिन आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये डेप्थ में है, आप स्किप भी कर सकते हैं कुछ चीज़ों को, तो वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तेरे इश्क में के गाने में आपका बुक है? जी हाँ नेहा जी, मुझे पता है। जो मूवी आई अभी तेरे इश्क में, उसमें जो धनुष जी हैं लीड एक्टर, वो अपने परमार SSC के नोट्स ही पढ़ रहे हैं ठीक है, तो समझ रहे हो, और उसको पढ़ के UPSC का क्रैक कर लेते हैं, प्रीलिम्स निकाल लेते हैं। तो तुम समझ रहे हो तुम अब, ठीक है। कोई पेड प्रमोशन नहीं है कि भाई मैंने, तुमको पता है पेड प्रमोशन अगर मैं कराने जाऊंगा वो भी मूवी में तो मेरा घर जाएगा ठीक है। तो वो तो खैर मतलब कोइंसिडेंस था। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि सर आपने क्या पैसे वैसे दिए थे क्या? तुमको क्या लगता है? पैसे दूंगा मैं? मेरे पास इतना पैसा है। चलो, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे आते हैं अभी। अच्छा हाँ, होती क्या है, किसी ने पूछा तो होती क्या है, जैसे अमूल आप सुनते हो तो वो, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वो होती है जब जहाँ पे जो इसमें काम करते हैं, जैसे कुछ लोग आए मिल के उन्होंने, जैसे आपने लिज्जत पापड़ के बारे में सुना? लिज्जत पापड़, कुछ महाराष्ट्र की औरतों ने मिल के एक पापड़ का ब्रांड शुरू किया। औरतें जुड़ती गई, देख रहे हो तुम वो फोटो लगी है जो, अब मैं कई बार बोलता हूँ, मार्क नहीं करता हूँ, बिकॉज थोड़ा सा क्या ना, हाथ थोड़ा सा गर्म करना होता है, बीच बीच में ठंडा आ जाते हैं हाथ। तो ये सब ने क्या अपने हाथ जो है जोड़े और मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, लिज्जत पापड़। औरतें आई महाराष्ट्र की, उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा चलो
मिल के थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं और एक पापड़ का ब्रांड शुरू करते हैं। धीरे 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 वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, यानी ये सारी जो उसकी मेंबर बनती गई वो उसकी ओनर भी बनती गई एक तरीके से उस इंस्टीट्यूशन का। कोई एक सिंगल ओनर नहीं होता इसमें। जैसे अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल नाम तो बिल्कुल सुना होगा, सबसे बड़ा कोऑपरेटिव है ना सिर्फ इंडिया का बल्कि वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड अमूल, है ना। काफ़ी बड़ा इसका रोल है इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाने में डेयरी के मामले में। इफ़को आपने सुना होगा फर्टिलाइज़र के लिए, वो भी है। लिज्जत पापड़ है, ठीक है। एक इंडियन कॉफ़ी हाउस है। ये सब कोऑपरेटिव्स होते हैं। तो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए 97th अमेंडमेंट को लाया गया था। 243 ZH से लेके ZT तक इनके रिगार्डिंग प्रोविजंस दिए हुए हैं, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना है। पार्ट नंबर 9B में कोऑपरेटिव है, और कोऑपरेटिव जहाँ मिले, जैसे कि हमने, अगर आपको याद हो 19 क्लॉज 1 में सामरो पढ़ा था, स्पीच, असेंबल, एसोसिएशन था। ये एसोसिएशन तो यहीं पे था, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, याद है आपको। तो वो जो एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी है बाद में ऐड किया गया था 97th अमेंडमेंट से। आर्टिकल नंबर 43B अगर तुमको याद आ रहा हो DPSP में, इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पर है, फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको भी 97th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। तो जहाँ जहाँ कोऑपरेटिव दिखेगा वहाँ वहाँ 97th अमेंडमेंट आपको मारना है सीधे, ठीक है। क्लियर है, ठीक है, ओके। ये रिमेनिंग पार्ट्स हैं, इनको भी देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। जैसे हमने पार्ट 1 देखा यूनियन एंड टेरिटरी, पार्ट 2 देखा उसमें सिटीजनशिप था, पार्ट 3 देखा फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 देखा DPSP, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटी, पार्ट 5 देखा यूनियन, पार्ट 6 देखा स्टेट, पार्ट 7 रिपील किया जा चुका है, हटाया जा चुका है। पार्ट 8 में क्या है, यूटी। कैसे याद करोगे? पार्ट 5 यूनियन, पार्ट 6 स्टेट, पार्ट 7 नहीं है, पार्ट 8 यूटी। पार्ट नंबर 9 अभी देखा है पंचायत, पार्ट नंबर 9A देखा है म्यूनिसिपैलिटी, पार्ट नंबर 9B अभी देखा कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक। पार्ट नंबर 10 में क्या है पार्ट नंबर 10 भाग 10 में शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं, अनुच्छेद 244 से 244 का तक 244A तक। पार्ट नंबर 11 में रिलेशन है, केंद्र और राज्यों के बीच में रिलेशन दिए हुए हैं, संबंध दिए हुए हैं, ठीक है। तो 5 में था यूनियन, 6 में था स्टेट, तो 11 में आ रहा है आपका दोनों के बीच का रिलेशन 245 से 63 के बीच में। पार्ट नंबर 12 में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, इंस्टीट्यूट, इसी में आपका राइट टू प्रॉपर्टी भी पड़ा हुआ है एक लीगल राइट के तौर पे। क्या सर आर्टिकल का रेंज भी याद करना है? देख लो, क्योंकि कई बार अभी रिसेंट में जो SSC का पेपर हुआ था CGL वाला, तो उसमें वहाँ पर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आर्टिकल कुछ इधर उधर से पूछे गए हैं, तो वहाँ पर ही फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं आपके लिए, अगर आपको रेंज भी पता होगा तो भी, कि यार फाइनेंस वगैरह के बारे में कहाँ दिया हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन और स्टेट के बारे में कहाँ दिया हुआ है। तो अगर अब मुझे लग रहा है कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये रिलेशन के बारे में ही पूछ रहा है यूनियन और स्टेट के, तो मुझे याद आ जाएगा, ओके ठीक है, रिलेशन तो दिया हुआ था 245 से 263 के बीच में, तो यही होगा फिर, है ना। ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये दिया हुआ है 301 से 307 के बीच में, पार्ट नंबर 13 में, भाग नंबर 13 में, ठीक है। सॉरी, ठीक है, 13 में 14 14 ये हम देखेंगे। 14 में जो दिया हुआ वो UPSC के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। नॉट ओनली UPSC, स्टेट PSC नहीं, सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन हम बोल सकते हैं, ओके। पार्ट 14 अच्छा लिखा क्यों नहीं यहाँ पे? क्योंकि ये पढ़ेंगे जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ेंगे ना, तो हम पार्ट 14 पढ़ेंगे, 14A ट्रिब्यूनल्स के बारे में भी पढ़ेंगे डिटेल में, फिर 15 के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्शन कमीशन के बारे में दिया हुआ है वहाँ पर, इसलिए नहीं लिखा। पार्ट 16 में स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टन क्लासेस दिया हुआ है यहाँ पर। 17 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस 343 से 351 का के बीच में दिया हुआ है, ये भी हम अलग से करेंगे। मैं इमरजेंसी वाला टॉपिक, ऑफिशियल लैंग्वेज वाला टॉपिक, और ये जो रिलेशन बिटवीन यूनियन और स्टेट है ये एक ही लेक्चर में कराऊंगा आपको, ओके। देन 18 ये भी हम डिटेल में करेंगे, तो ये अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे पार्ट 1 2 3 4 5 6 तुमको अलग से तो याद करने की ज़रूरत नहीं है ना, ठीक है, अलग से तो याद करने की ज़रूरत है नहीं, वो अपने आप याद हो गया आपको। इसी तरीके से आपको ये सब भी याद हो जाएंगे, ठीक है, आपको ये सब भी याद हो जाएंगे। सर रिवीजन का क्वेश्चन वो रॉन्ग, अच्छा चलो मैं देखता हूँ, इधर पूछा बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये भी इमरजेंसी प्रोविजन पार्ट 18 में वो याद हो जाएगा अपने को, ठीक है, ये भी याद हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी याद कर लोगे, ठीक है। पार्ट 11 सॉरी जो आपका ये 19 है, इसमें मिसलेनियस चीज़ें दी हुई है, और पार्ट नंबर 20 में
अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है। ये भी हम वैसे तो अमेंडमेंट हमने काफ़ी सारी चीज़ें करी हैं, लेकिन कुछ मतलब स्ट्रक्चर तरह से चीज़ें नहीं करी। तो स्ट्रक्चर मतलब हमारे पास नोट्स नहीं है ना, तो स्ट्रक्चर भी करवा दूंगा क्योंकि अब आपके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, जैसे कि अब आपके लिए सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना बहुत आसान होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर हमने चीज़ें देखी हैं उसी तरीके से ये भी अब आपके लिए आप पढ़ना आसान होगा। तो जो छोटे-छोटे टॉपिक है, इमरजेंसी हो गया, अमेंडमेंट हो गया, ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया, रिलेशन बिटवीन सेंट्रल स्टेट हो गया, ये भी हम कर लेंगे, ठीक है? ऑलराइट। तो क्वेश्चन आप लोग करना चाहेंगे? बताइए या फिर हम अगले लेक्चर में करें? आज के बाकी जिन लोगों को बैच की रिकॉर्डिंग्स चाहिए, तो वो यहाँ पर बैच में एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, डेली क्विज़, वीकली क्विज़, सब कुछ, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस, ठीक है? जहाँ पर आपको पता ही है आपको क्या मिलता है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। एंड किसी को अगर चाहिए कि दे वांट अ काइंड ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ नोट्स काइंड ऑफ थिंग, तो दिस इज़ द बुक फैट मैन फॉर यू। दिस इज़ द फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन कब आएगा मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली। ठीक है, तो यू कैन गो फॉर दैट। और जो भी कुछ अपडेट्स होते हैं, कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ लगती है, खोल के रखिए जब आप इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, 4.0 बैच के साथ सप्लीमेंट करते जाइए, कुछ जो आपको एक्स्ट्रा लग रहा है उसको सप्लीमेंट करते जाइए यहाँ पे। ठीक है, लिटिल बॉय इज़ फॉर प्रैक्टिसिंग MCQs। अभी नो नो नेक्स्ट लेक्चर करवाने को मैं करवा सकता हूँ नेक्स्ट लेक्चर, लेकिन है क्या कि अपने कल वाले भी बचे हुए हैं क्वेश्चंस, जो कल हमने टॉपिक किया था उसके कुछ क्वेश्चंस। अच्छा, रिवीजन का 4 क्वेश्चन कोई बोल रहा है, रॉन्ग, एक सेकंड रुको। The Supreme Court has exclusive original jurisdiction disputes between the United States. Yes, true. High Court can hear appeals against decisions of Supreme Court. Okay. Supreme Court is the final interpreter of the Constitution. क्वेश्चन देखो यार, क्वेश्चन का यस नो कर रहा है। मैंने ये सोचा जो मेरे दिमाग में है वो ये है कि कल हम लोगों ने क्वेश्चंस कुछ स्किप किए थे कोर्ट के, ठीक है, और आज ही क्वेश्चन हो गया तो एक साथ कर लेंगे। क्यों, कैसा रहेगा बताओ? तो बाकी तो अभी चलो वोटिंग करवा लेंगे नहीं होगा तो। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सक्लूसिव, ये सही है आपका। सो हाई कोर्ट कैन हियर अपील्स अगेंस्ट डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके 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 ओके, क्वेश्चन नहीं गलत है, मिट क्यों नहीं रहा भाई? अच्छा सॉरी, सेव हो चुका है। ठीक है, तो हाई कोर्ट कैन हियर अपील्स अगेंस्ट डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं। सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, इट इज़ द एपेक्स कोर्ट। मैंने भी ध्यान नहीं दिया, इट इज़ द एपेक्स कोर्ट, इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। रुको अभी वो करवा लेते हैं वोटिंग, रुक जाओ, ठीक है। तो इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 3। सुप्रीम कोर्ट इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, ठीक है। तो ये फाइनल, अगर बात करें पूरी जुडिशियल हायरार्की में, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको न्याय नहीं मिला, हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट नहीं जाएंगे तो उसके खिलाफ आप अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। सो हाई कोर्ट कैन नॉट हियर अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिकॉज इट इज़ फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स। ठीक है, अब रुको जरा, वोटिंग करवा लें। सर छिंदवाड़ा क्या डाउट चला गया यार। सर एक साथ कल सर एक साथ रिवीजन भी कर लेंगे तब क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा। जो आपका मन पढ़ाना तो आपको ही है। बात तो ये भी सही है। सिंगर आई नो, वो भी क्लास डालनी है एक। सर पैसे कितने मिलेंगे, किस चीज़ के? हाँ जी, साई किरण जी बिल्कुल होता है, एंड दे आर डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर थ्रू एन एक्ट। नहीं पूर्वी चौधरी जी, आपको 29 फंक्शनल आइटम बिल्कुल याद नहीं करने हैं। बस देख लो कि जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे 18 फंक्शनल आइटम्स इसी केस में पब्लिक हेल्थ हो गया, फायर सर्विसेज हो गई, लाइब्रेरी हो गया, है ना, और बरियल ग्राउंड हो गए, ये सब हैं। ठीक है, इसी तरीके से वहाँ पर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया, फिशरी हो गया, रूरल हाउसिंग हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, फील्ड वाटर, ये सब रटने नहीं हैं आपको।
ओके, चलो, तो कल हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और कल आप लोगों का फिर मतलब कुछ नया नहीं होगा, तो फिर कल क्लास ऑफ रहेगी आपकी। सैटरडे को भी तो ऑफ रहती है, संडे को भी। तो कल हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, यानी कि इफेक्टिवली हमारे इस पर्टिकुलर वीक में 3 लेक्चर हुए हैं। एंड एक तो स्टेट लेजिस्लेचर वाला, एक तो कल जुडिशरी वाला, और आज लोकल गवर्नमेंट वाला। ठीक है, तो इसी वजह से मैं ज़्यादा मैंने आपको बर्डन दिया नहीं, बिकॉज पिछले वीक आप लोगों का आ रहा था कि सर बर्डन ज़्यादा हो रहा, बर्डन ज़्यादा हो रहा। क्लास भी रेगुलर ही चल रही है और बर्डन भी नहीं आ रहा। मंडे को हमने करंट अफेयर कर लिया, जो कि हमें इंपॉर्टेंट है, वो करना ही है वो भी। और आई होप मैगजीन आपको मिल गई होगी, ठीक है, अभी तक। और कल जो है, कल भी ऑफ नहीं है, कल हम क्वेश्चन करेंगे, तो ब्रेक भी नहीं हो रहा है और ज़्यादा पेस भी नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, बैच में कर लेंगे। ओके, पॉलिटी के बाद हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री से क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी रिसेंट में, जैसे CHSL का एग्ज़ाम हुआ, तो मैं ये मेरा सोचना है कि जितनी जल्दी मेंस से पहले, खास करके काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेंस के लिए भी इसको एनरोल करके रखा है, जो मेंस का भी देने वाले हैं। तो ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी भी ऑलमोस्ट डन हो गया, और हिस्ट्री भी मैं ख़त्म करवा दूँगा। मैं हिस्ट्री के बाद इकोनॉमिक्स ही शुरू करूँगा, तो हिस्ट्री इकोनॉमिक्स दोनों हो जाएगा आपका। ठीक है, तुरंत, मतलब मेंस से पहले मोस्ट प्रॉब्ली मुझे ऐसा लगता है दोनों हो जाएंगे आपके, हिस्ट्री भी और इकोनॉमिक्स भी। और अगर आप मेंस के लिए हैं तो जो साइंस वाला पोर्शन है उसको आप ना FRB से कर लेना, FRB से, क्योंकि साइंस से उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, और जो आ रहे हैं तो वो आपके वहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, पहली बात तो उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, और जो आ रहे हैं थोड़े मोड़े तो वहाँ से हो जाएंगे, क्योंकि उतना डेप्थ में नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो पूरा तो आपने यहाँ से कर लिया। ठीक है, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है इसके अलावा फिर, क्योंकि आपको पता ही यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैं कवर करके चल रहा हूँ। ठीक है, इनफैक्ट हम UPSC लेवल के क्वेश्चंस भी लगा रहे हैं, तो इससे डेप्थ में तो क्या ही जाएगा यार। ठीक है, इनफैक्ट मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ खुला, जितने तुम लोग जितने भी देख रहे हो, तुम अगली बार जो CDS का पेपर आएगा, फॉर्म आएगा, तो भरना ज़रूर उसको, दे के ज़रूर आना पेपर। ठीक है, तब तुम्हें पता चल जाएगा। फॉर्म भरा करो। ठीक, अगर बहुत महंगा है वो बात अलग है, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर सस्ता है, जैसे UPSC के फॉर्म तो सस्ते आते हैं, 100 रुपये में ऐसा कुछ होता है, तो वो भरा करो, डाला करो उसको, एग्ज़ाम दिया करो। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं हम तो इसका कर रहे हैं, हम तो लॉयल हैं इसके लिए। लॉयल्टी यहाँ मत प्रूव करो अपनी। ठीक है, कुछ सीखने को मिलता है डेफिनेटली, और जो जितना आपको सीखने को मिलेगा ना उस पेपर से, मैं तो जैसे अगर मैं अपनी अगर प्रिपरेशन जर्नी बताऊँ, तो मैं तो एक्साइटेड था, मैं एक्साइटमेंट के लिए देता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उससे होता ये था कि भाई सिलेबस, जो चीज़ टाइम लगता था वो जल्दी हो जाता था, क्योंकि मुझे पता है अरे ये ना एक पेपर लगा हुआ है। तो पेपर लगा हुआ नहीं कि ठीक है जाएँगे, सोएँगे, उठेंगे, जाके दे आएँगे, नहीं। फाइट पूरी मार के आएँगे वहाँ पे। पूरी फाइट मारेंगे, और पूरी फाइट मारने के लिए जल्दी-जल्दी लास्ट टाइम में वो देखना है, तो काइंड ऑफ एक अपने आप होता है ना कि जब एग्ज़ाम डेट आ जाती है सिर पे, तो पढ़ाई अपने आप होने लगती है। तो वो क्यों ना हम उसको क्रिएट करते रहें टाइम-टाइम पे, सो दैट कि हमारी पढ़ाई पेस अप बनी रहे, पेस उसमें मेंटेन रहे। तो पढ़ाई में पेस मेंटेन करने में भी हेल्प करती है, प्लस जब पेपर में जब तुम बैठोगे, जैसे एक पेपर में जब देने गया था, तो 2 पेपर होते थे उसमें, ठीक है? इनफैक्ट वो सीडीएस का ही पेपर था। ठीक है, पहला मैं देने गया, ठीक है? और जहाँ पे मैं रहता था, हुँ, वहाँ से काफ़ी नज़दीक था वो सेंटर, मतलब काफ़ी नज़दीक था वो, बगल में ही था। पहला देने के बाद गया, थोड़ा-सा सो गया भाई मैं। फिर जब नींद खुली, तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, मुझे लगा कि ठीक है, एंट्री ऑन टाइम करते हैं जाके। थोड़ा स्टड वाली फीलिंग कि देखा बेटा ऑन टाइम एंट्री कर रहे हैं। भाई गेट बंद हो चुके थे, तो वहाँ से सीख मिली कि ऑन टाइम एंट्री कर लो। ठीक है, वैसे मतलब वो मेरा मेन एग्ज़ाम नहीं था, इसलिए मुझे ज़्यादा हर्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरा ऐसा मेन एग्ज़ाम नहीं था। ऐसे ही मैंने, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसे फॉर्म बीच-बीच में डालते रहा करो।